नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देव स्टोरी टेलिंग में, जहाँ हर एक कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती है बल्कि जी जाती है। यह वही जगह है जहाँ कल्पनाएं हकीकत का रूप ले लेती है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया रहस्य और हर अध्याय में एक नया रोमांचक आपका इंतजार करता है। अगर आप उन्हीं श्रोताओं में से हो जो गहरी, डिटेल और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं, तो भाई देव स्टोरी आपका नया ठिकाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यह हर कहानी एक नया अनुभव है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसमें थ्रिल्स भी है, मिस्ट्री भी और वो दमदार टर्न्स जो आपको आखिर तक जोड़े रखेगा। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो बस आराम से बैठिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहाँ हर आवाज़ दृश्य बन जाती है और हर शब्द एक एहसास। चलिए शुरू करते देव स्टोरी टेलिंग का आज का एक नया रोमांचक सफर। अध्याय 1711। उपमहल स्वामी देवा, इतनी जल्दी मत कीजिए। जू हयान ने तुरंत अपनी बात रखी। हमें वास्तव में ये संदेह करने का कारण है कि आपके पीछे मौजूद मार्शल आर्टिस्टों का समूह दुष्ट साधक है। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार इन लोगों की उत्पत्ति अज्ञात है और ये हमेशा से ही गुमनाम रहे हैं। हमारे विभिन्न मुख्य संस्थानों के संयुक्त प्रयासों के बिना हम उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं जुटा पाते। सभी संकेतों से यही संकेत मिलता है कि वे संभवतः एविल मोनार्क मैनर से आए हैं। जू हेयान, क्या तुम मुझे दुष्ट साधकों को पहचानने का तरीका भी सिखाओगे? देवांश की आंखें सिकुड़ गई। क्या आपको लगता है कि मैं ये दुष्ट साधकों को पहचान नहीं सकता? या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने जितने भी दुष्ट साधकों को मारा है और जितनी भी दुष्ट साधकों की शाखाओं का सफाया किया है, उनमें से कई को मैंने गलती से मारा है या उनकी गलत पहचान की है? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जू हेयान ने झट से अपने हाथों को जोड़कर कहा। आज अगर किसी से यह पूछा जाए कि दुष्ट साधकों को बेहतर कौन समझता है, तो निश्चित रूप से वो 8 प्राचीन हॉल नहीं होंगे। ये देवांश होगा, जिसे दुष्ट साधकों का अभिशाप के रूप में जाना जाता है। इस विशेषज्ञ ने अल्पकाल में अनगिनत दुष्ट साधकों का वध किया है और अनगिनत दुष्ट साधक शाखाओं का सफाया किया है। मध्य क्षेत्र में कौन उसे दुष्ट साधकों की पहचान करने का तरीका बताने की हिम्मत करेगा? दुष्ट साधक हमेशा से ही गुप्त स्वभाव के रहे हैं, गुमनाम रहते हैं और अत्यंत क्रूर होते हैं। लेकिन इस विशेषज्ञ द्वारा लक्षित कोई भी दुष्ट साधक कभी बच नहीं पाया है। यहां तक कि कुख्यात पॉइजन रोब भी मौत का नाटक करने जैसी घटिया चाल का इस्तेमाल करके ही बच निकला था। उसे दुष्ट साधकों की पहचान करना सिखाना? अगर ये बातें फैल गई तो संभवतः जियांग ल्यूहो और जू हेयान पूरे मध्य क्षेत्र में हंसी का पात्र बन जाएंगे। देवांश ने स्क्रॉल को पकड़े हुए ठंडे स्वर में कहा, इस वांछित आदेश के 2 कारण हैं। पहला तो ब्लैक क्लाउड अकादमी द्वारा दिए गए मेडिसिन सॉवरेन पैलेस के दिव्य खजानों की लूट है। दूसरा, आपके 5 हॉलों द्वारा दी गई दुष्ट साधक की पहचान है। इन दोनों में से कोई भी कारण मान्य नहीं है। आपको और क्या कहना है? ये तो सिर्फ वाइस पैलेस मास्टर देवा के अनुमान है, इनका कोई सबूत नहीं है। बायू, जीवा और अन्य लोग अभी भी कुछ कहना चाहते थे। मैं उपमहल स्वामी देवा को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे विभिन्न मुख्य हॉल मास्टर्स पर इस तरह से झूठे आरोप लगाना। देवांश ने शांत भाव से बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि मैं इन मामलों की सच्चाई की जांच नहीं कर सकता, तो आप बहस करते रहिए। यदि आपको लगता है कि आपके तरीके दुष्ट साधकों के तरीकों से अधिक धूर्त और गुप्त हैं, तो आप जारी रख सकते हैं। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि अब तक मैंने जिनका पीछा किया और जिन्हें मारा है, उनमें से केवल पॉइजन रोब ही जीवित बचा है। आप कोशिश कर सकते हैं। देवांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकी देने की? बाईओ ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी ठंडी चीख भी कमजोर और खोखली लग रही थी। बैंग! आसमान में पल भर में प्रचंड लपटें फैल गई। आश्चर्यजनक बैंगनी क्रिस्टल जैसी आध्यात्मिक ज्वालाएं आग के सागर में बदल गई, जिससे आसपास का वातावरण पूरी तरह से घिर गया। तुम्हें धमकी दूं? देवांश ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम इसके लायक हो? मुझे तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच्चाई की बात करें तो
मैं आपको आपके संबंधित मुख्यालयों तक वापस ले जाऊंगा, जहां एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। तुम आसपास के मुख्य हॉल के मास्टरों के चेहरे पल भर में नाटकीय रूप से बदल गए। देवांश की ताकत को देखते हुए अगर वो बल का प्रयोग करे तो वहां मौजूद कौन उसे रोक सकता है या उसका विरोध कर सकता है? स्वूश! ठीक इसी क्षण दूर से एक आकृति तेजी से पास आती हुई दिखाई दी। ब्रेक! उस व्यक्ति के आने से पहले ही एक मधुर चीख किसी दिव्य धुन की तरह सुनाई दे चुकी थी। बूम! बैंगनी लपटों से भरा आकाश पल भर में गायब हो गया। यहां तक कि चेतक महल के 2 मास्टर्स द्वारा पहले स्थापित किया गया असुर स्वर्ग लॉकिंग एरे भी ध्वस्त हो गया। देवांश ने दूर तक देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। चेतक महल के दोनों स्वामी भी थोड़ा भौहें चढ़ा बैठे। उन तीनों ने लगभग तुरंत ही ये निर्धारित कर लिया कि नवागंतुक बेहद मजबूत था। नहीं, सटीक रूप से कहें तो भयावह रूप से मजबूत था। स्वूश! कुछ सांसों के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति स्थिर गति से ऊंचे आकाश में उतरा। महल के स्वामी शेखरम, आसपास के मुख्य हॉल के स्वामियों में से बाई, यू और जीवा के चेहरे खुशी से चमक उठे। शेखरम! महल के स्वामी चेतक ने सीधे नवागंतुक का नाम लिया। महल के स्वामी चेतक, महल के स्वामी हेमराज, काफी समय हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। महल के स्वामी शेखरम, हेमराज, महल के दोनों स्वामियों ने भी यही भाव व्यक्त किया। अंततः बूढ़े व्यक्ति की निगाहें देवांश पर टिक गई। ये अवश्य ही प्रसिद्ध देवांश, वाइस पैलेस मास्टर देवा होंगे। महल के स्वामी शेखरम। देवांश ने भी अपने हाथ जोड़े। उसने इस बूढ़े आदमी को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने उसका नाम सुना था। इसके अलावा केवल यही नाम उनकी निगाहों को अत्यंत गंभीर बनाने के लिए काफी था। शेखरम, स्वर्गीय मशीन महल मुख्यालय के प्रमुख महल स्वामी। पद के लिहाज से उनका दर्जा फेंगशा पैलेस और असुर पैलेस में 2 चेतक पैलेस मास्टर्स के लगभग बराबर था। हालांकि ये व्यक्ति एक महान फॉर्मेशन मास्टर था जो 1000 साल पहले प्रसिद्ध हो गया था। अपने कुशल हाथों से वो उंगलियों के एक इशारे से ही विन्यास बना सकता था। उनकी रणनीति की सूक्ष्मता और उनकी तकनीकों की प्रतिभा पर इस व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण था। यहां तक कि प्राचीन काल की विशाल संरचनाएं भी 1 घंटे 15 मिनट से अधिक समय तक उसका सामना नहीं कर सकी। ये व्यक्ति एक सर्वथा योग्य महान गठन विशेषज्ञ था। महल के स्वामी शेखरम, आप यहां क्यों आए हैं? देवांश ने भौहें चढ़ाकर पूछा। शेखरम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, स्वाभाविक रूप से इस मामले को सुलझाने के लिए। क्या महज मुख्य हॉल में दिए गए आदेश के लिए महल के स्वामी शेखरम का स्वयं आना उचित है? देवांश ने भौहें चढ़ाई। उसके मन में बेचैनी की भावना कौंध गई। शेखरम ने हाथ हिलाते हुए कहा, उपमहल स्वामी देवा, गलतफ हमी की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक मुख्य हॉल में व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता और साधारण उच्च स्तरीय शक्ति वाले वांछित व्यक्तियों के समूह के लिए स्वाभाविक रूप से इस बूढ़े व्यक्ति का स्वयं आना उचित नहीं है। हालांकि ये मुख्य हॉल में वांछित आदेश और कुछ वांछित व्यक्तियों का समूह ही है, जिसके कारण फेंगशा और असुर महलों के मुख्य हॉल के स्वामी, साथ ही प्रसिद्ध उपमहल स्वामी देवांश व्यक्तिगत रूप से यहां आए हैं। अब तो आप भी, जो तीनों महलों के उत्तराधिकारी हैं, स्वयं आ चुके हैं। अगर ये बूढ़ा आदमी नहीं आता तो ये अनुचित होगा। शेखर मुस्कुराई और बोली, जियांग ल्यूहो और जू हेयान आपके ज्वाला महल और औषधि सम्राट महल से हैं। मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मैं यहां केवल बाई युए और जीवा के मामलों को संभालने के लिए हूं। बाई युए, जीवा। शेखरम का चेहरा पल भर में गंभीर हो गया और उसके चेहरे पर एक खौफनाक अधिकार भाव झलक रहा था। क्या आपको सच में लगा था कि आप इसे मुख्यालय से छिपा सकते हैं? 8 महलों के अपने कठोर नियम हैं और उनका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी। तत्काल प्रभाव से
आप दोनों को मुख्य हॉल मास्टर और उप मुख्य हॉल मास्टर के पदों से हटा दिया जाता है। आपको उपशाखा मास्टर के पद पर पदावनत कर दिया जाता है और आपको 100 वर्षों तक बहाल नहीं किया जाएगा। इस वांछित आदेश और पीछा करने में शामिल कानून प्रवर्तन टीमों और महल के मार्शल आर्टिस्टों को भी 3 रैंक नीचे कर दिया जाएगा। 100 वर्षों के भीतर यदि कोई और गलती हुई तो दंडों को मिलाकर आपको काले दानव कारागार में कैद कर दिया जाएगा और 100 वर्षों तक कठोर दंड दिया जाएगा। ये बाई युए और जीवा के चेहरे बदल गए जब उन्हें पता चला कि उन्हें पदावनत करके उपशाखा प्रमुख बनाया जा रहा है। तो वे शुरू में कुछ कहना चाहते थे। मध्य क्षेत्र कोई साधारण जगह नहीं है। 8 राजमहल उपाधियों और पदों के लिए पुण्य अर्जित करना अत्यंत कठिन कार्य है। जो लोग मुख्य हॉल के स्वामी बन सकते हैं या यहां तक कि मुख्यालय में प्रवेश करके उपमहल स्वामी बन सकते हैं, उनमें से किसने 100 साल तक लगन से काम नहीं किया है ताकि उन्हें इसे हासिल करने का मौका मिल सके। अब तत्काल ही उनके पद से हटा दिया जाना और यहां तक कि उन्हें उपशाखा प्रमुख के पद पर पदावनत कर दिया जाना उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, यहां तक कि एक गंभीर सजा भी है। लेकिन जब उन्होंने काला दानव कारागार शब्द सुना तो उनके शरीर कांप उठे और वे कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। हम महल के स्वामी सेखर्म के आदेश का आदरपूर्वक पालन करते हैं। दोनों ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। सेखर्म ने सिर हिलाया। उनकी निगाहें फिर से देवांश पर टिक गई। उपमहल स्वामी देवा, क्या आप इस कार्यवाही से संतुष्ट हैं? अध्याय 1712। संतुष्ट हो? देवांश ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसकी नजर नीचे खड़े वरिष्ठ तलवारबाज पर पड़ी। कुछ समय बाद वरिष्ठ तलवारबाज ने सुगंधित चाय का एक बर्तन बनाया और उसे पीते हुए हल्के से सिर हिला रहे थे। यह देखकर देवांश ने सेखर्म की ओर देखा और कहा, यह आपके ब्लैक डेमन हॉल, हेवनली सीक्रेट हॉल और सोल हॉल के बीच गठबंधन से संबंधित मामला है। ये तुम संतुष्ट हो या न हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सेखर्म ने सिर हिलाया। चूंकि उप प्रमुख देवा संतुष्ट है तो ये मामला यहीं समाप्त होता है। बाई युए और जीवा को अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए कड़ी सजा दी गई है। बात यही खत्म होती है। उनके बगल में हॉल मास्टर चेतक ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांग ल्यूहो और जू हेयान के साथ क्या होता है? ये आपके ज्वाला हॉल और औषधि आदरणीय हॉल का मामला है, उप हॉल मास्टर देवा। हम जैसे बाहरी लोग दखल नहीं दे सकते। देवांश ने सिर हिलाया। तो ऐसा लगता है कि मामला सुलझ गया है। जी हां, हॉल मास्टर चेतक ने सिर हिलाया। इन 6 मुख्य हॉल मास्टर्स ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और जबरन गिरफ्तारी वारंट जारी किए। व्यक्तिगत द्वेषों को आगे बढ़ाने के लिए 8 हॉलों के नाम का इस्तेमाल करने की पुष्टि हो चुकी है। बोलते हुए हॉल मास्टर चेतक मुस्कुराए और बोले, दरअसल जब मैंने आधे दिन से भी पहले हेमराज को पास के मुख्य हॉल में जाने के लिए कहा था तो मैंने उनसे इस मामले की जानकारी प्रत्येक हॉल के मुख्य हॉल में वापस भेजने के लिए भी कहा था। आखिरकार बाई युए, जीवा, जियांग ल्यूहू और जू हेयान सहित 6 मुख्य हॉल मास्टर मेरे विंड ब्रेक हॉल या असुर हॉल के सदस्य नहीं हैं। इसलिए हम सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस मामले की जांच स्वाभाविक रूप से उनके संबंधित मुख्य सदनों द्वारा की जानी चाहिए। हॉल मास्टर हेमराज ने कहा, 8 हॉलों के अपने अपने सख्त नियम हैं। प्रत्येक सभागार के मुख्य कक्ष वास्तव में प्रतिदिन के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। हालांकि अगर वे जांच नहीं करते हैं तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर वे जांच करते हैं तो वे इसे मुख्य कक्ष से छिपा नहीं सकते। स्वाभाविक रूप से मुख्य हॉल इसे संभाल लेगा। ये सुनकर देवांश को आखिरकार बात समझ आ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सेखर्म समय पर यहां प्रकट हुई। लेकिन यह सच था कि 8 हॉलों के मुख्य हॉल, चाहे वो कोई भी हो, बेहद व्यस्त रहते थे। इन मुख्य हॉलों के भीतर जब तक कोई बड़ी घटना न हो, मुख्य हॉल को बिल्कुल भी सूचित नहीं किया जाता था और उन गिरफ्तारी वारंटों के कारण स्वाभाविक रूप से मुख्य सदन द्वारा विशेष रूप से जांच शुरू नहीं की जाएगी। अगर इस बार जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा था वे उसके दोस्त
और वरिष्ठ अधिकारी न होते, और अगर देवांश ने विशेष रूप से जांच न की होती, तो शायद इन कुछ गिरफ्तारी वारंटों पर कभी सवाल ही नहीं उठाया जाता। दरअसल जियांग ल्यूहो सहित वे 6 लोग जो मुख्य हॉल मास्टर और हॉल के प्रमुख बन सकते थे, उनमें से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं था। कम से कम वे मुख्य हॉल के प्रति 100% वफादार थे और अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। यह बहुत दुख की बात है कि इस बार ब्लैक क्लाउड अकादमी की मदद करने के लिए, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उपप्रधानाचार्य की मदद करने के लिए, उन्हें ये कलंक झेलना पड़ा। अन्य मुख्य हॉलों और शाखा हॉलों के प्रमुखों सहित जिस क्षण से वे 8 हॉलों के मार्शल आर्टिस्ट बने, वे अपनी जिम्मेदारियों को जानते थे। वे 8 हॉलों के सख्त नियमों से भी परिचित थे। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से इन सख्त नियमों का आसानी से उल्लंघन नहीं करेगा। यदि उन्होंने ऐसा किया तो 8 हॉलों के सख्त नियम स्वाभाविक रूप से दंड का प्रावधान करेंगे। अब जब मामला स्पष्ट हो गया है, तो गिरफ्तारी वारंट भी रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन देवांश की नजर उपप्रधानाचार्य पर पड़ी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस मामले को यूं ही छोड़ दूंगा। उपप्रधानाचार्य मौन रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। जियांग ल्यूहो, जू हेयान, देवांश ने उन दोनों और दानव शिकार हॉल, ज्वाला हॉल और औषधि पूजनीय हॉल के मार्शल आर्टिस्टों की ओर देखा। आप लोग स्वयं इस मामले की रिपोर्ट मुख्य हॉल को दें। मुख्य हॉल में सजा दी जाएगी। देवांश केवल एक उप प्रमुख थे। वास्तव में उनके पास इन प्रमुखों को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं था। दंड आदेश जारी करना मुख्य सभा का मामला था। जी हां, जियांग ल्यूहुओ और अन्य लोगों ने झुककर आदेश स्वीकार किया। इस समय तक वे अच्छी तरह जान चुके थे कि अब इस मामले को छिपाना असंभव था। उन्हें मुख्य हॉल से सजा मिलने वाली थी। इसके अलावा मामला यहीं समाप्त होता प्रतीत हुआ। जहां तक जियांग ल्यूहो, बाई, यू और जीवा सहित उन 6 हॉल मास्टर्स के साथ मुख्य हॉल में कैसे निपटा जाएगा, जिन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था, इसके लिए पहले से ही सख्त नियम मौजूद थे। जहां तक हॉल मास्टर चेतक और हॉल मास्टर हेमराज की बात है, इससे पहले देवांश ने सीनियर स्वॉर्ड मास्टर से पूछा था, और ये दोनों सबसे आखिर में पहुंचे थे। हालांकि इन दोनों ने हमला नहीं किया। उन्होंने वरिष्ठ तलवारबाज और अन्य लोगों को फंसाने के लिए पहले से ही यहां संरचनाएं तैयार कर ली थी। सीधे शब्दों में कहें तो जियांग ल्यूहो और हमला करने और पीछा करने वाले अन्य लोग ब्लैक क्लाउड अकादमी और प्रधानाध्यापक की मदद करने के लिए थे। लेकिन हॉल मास्टर चेतक और अन्य लोगों की ब्लैक क्लाउड अकादमी और प्रधानाध्यापक के साथ कोई मित्रता नहीं थी। इसलिए वे बिना किसी कारण के मूर्खतापूर्ण तरीके से हमला नहीं करेंगे। नहीं, हॉल मास्टर हेमराज ने आवेग में आकर ऐसा किया होगा। लेकिन हॉल मास्टर चेतक विंड ब्रेक हॉल के मुख्य हॉल में खुफिया विभाग के प्रभारी हॉल मास्टर थे, जो संभवतः मुख्य हॉल मास्टर के बाद दूसरे सबसे चालाक व्यक्ति थे। देवांश को विंड ब्रेक हॉल की खुफिया रिपोर्ट में सुराग दिख रहे थे, इसलिए हॉल मास्टर चेतक के लिए उन्हें न देख पाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। वो और हॉल मास्टर हेमराज विशेष रूप से यहां इसलिए आए क्योंकि वे भी 8 हॉल के मार्शल आर्टिस्ट थे और गिरफ्तारी वारंट के निशाने पर आए लोगों का पीछा अन्य 6 हॉल मिलकर कर रहे थे। इसलिए वे मदद करने आए थे। लेकिन मामला स्पष्ट होने से पहले वे हमला नहीं करेंगे, बस देखते रहेंगे। हॉल मास्टर हेमराज को पास के मुख्य हॉल में जाने और साथ ही साथ प्रत्येक हॉल के मुख्य हॉलों को इस मामले की जानकारी देने के उनके पूर्व निर्देश ने उनकी त्वरित प्रतिक्रिया और मामलों को संभालने की मजबूत क्षमता को दर्शाया। ऐसे व्यक्ति को आसानी से मोहरे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस समय तक 8 हॉल्स के गिरफ्तारी वारंट समाप्त हो चुके थे। हालांकि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद शेखरम तुरंत वहां से नहीं निकली। देवांश ने ध्यान नहीं दिया और उसका ध्यान नाव की ओर वापस चला गया। वरिष्ठ तलवार मास्टर देवांश ने झुककर अभिवादन किया। सीनियर स्वॉर्ड मास्टर ने अपनी चाय का कप नीचे रखा और संतुष्टि से सिर हिलाया।
फिर उसने अपना पतला हाथ आगे बढ़ाया और देवांश के कंधे पर थपथपाया। इस बार देवांश तैयार थी और उसने उसे दोबारा नहीं झटक दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वरिष्ठ तलवारबाज ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उस समय उन दो बूढ़े लोगों और मैंने तुम्हारा जो पक्ष लिया था वो व्यर्थ नहीं गया। मुझे आपसे कुछ पूछना है, वरिष्ठ तलवारबाज ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। कृपया पूछिए, वरिष्ठ तलवारबाज, देवांश ने सिर हिलाया। क्या आप मुझे अपनी नजर में वरिष्ठ मानते हैं? वरिष्ठ तलवारबाज ने गहरी आवाज में पूछा। बिल्कुल, देवांश ने सिर हिलाया। तो मुझे आपसे दोबारा पूछने दीजिए, वरिष्ठ तलवारबाज ने मुस्कुराते हुए कहा। उस देवांश नाम के लड़के के साथ आपका रिश्ता कैसा है? देवांश ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हम दोनों प्रतिद्वंद्वी भी हैं और मित्र भी। वो मेरे जीवन भर के प्रतिद्वंद्वी भी है और मेरे मित्र भी। उस भीषण युद्ध के दौरान हम कंधे से कंधा मिलाकर चले, जीवन और मृत्यु का एक साथ सामना किया। पहले उसने उस राक्षस को बुरी तरह घायल कर दिया और फिर मैंने उस राक्षस सम्राट को मार डाला। ऐसा रिश्ता स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा होता है। देवांश झूठ नहीं बोल रही थी। देवांश और देवा मूल रूप से एक ही व्यक्ति थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें जीवन और मृत्यु का सामना एक साथ करना पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा, वरिष्ठ तलवारबाज ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। आप दोनों को जुड़वां के रूप में जाना जाता है, इसलिए आपका रिश्ता स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा है। तो मुझे आपसे एक और बात पूछने दीजिए। सीनियर स्वॉर्ड मास्टर की मुस्कान में अब धूर्तता का एक संकेत झलक रहा था। क्या आपको मध्य क्षेत्र में उनके पिछले कुछ वर्षों के कार्यों के बारे में जानकारी है? मुझे थोड़ा बहुत पता है, देवांश ने सिर हिलाने का नाटक किया। वरिष्ठ तलवार मास्टर ने अचानक ठंडी आवाज में कहा। पहले हेवनली हिडन एकेडमी, फिर ब्लैक क्लाउड एकेडमी। दोनों बार उसे निष्कासित कर दिया गया और कुछ अन्य नीच ताकतें सचमुच हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। यह सुनकर देवांश असमंजस में पड़ गया। वरिष्ठ तलवारबाज अचानक इन सब बातों के बारे में क्यों पूछ रहे थे? देवांश ने एक पल सोचा और फिर भी कहा, मुझे इन चीजों के बारे में पता है, लेकिन उस लड़के देवांश ने कहा कि वो इसे खुद संभाल लेगा, इसलिए मुझे चिंता नहीं हुई। कमीने, वरिष्ठ तलवारबाज ने ठंडी आवाज में कहा। उस देवांश का स्वभाव तो अच्छा है, लेकिन क्या तुम बस खड़े होकर देखते रहोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे स्वर्ग विभाजन तलवार संप्रदाय में कोई नहीं है? खांसी, खांसी। वरिष्ठ तलवारबाज तुरंत क्रोधित हो गई और अपने गुस्से में उन्होंने कई बार खांसा भी। अध्याय 1713। वरिष्ठ तलवारबाज, क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, देवांश ने गहरी आवाज में कहा। तुम्हें चोट लगी है, ऐसे तुच्छ मामलों पर परेशान होने की क्या जरूरत है? देवांश वाकई चिंतित थी। वो अच्छी तरह जानता था कि वरिष्ठ तलवारबाज महिला को आत्मा भेदने वाली सुई से पहले से ही चोटें लगी हुई थी और बाद में उसने 6 महलों के मार्शल कलाकारों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और भागते समय सभी की रक्षा की। स्वाभाविक रूप से भले ही सीनियर स्वॉर्ड्सवुमन की चोटें अब ठीक हो गई थी, फिर भी उन्हें स्वस्थ होने के लिए समय की आवश्यकता थी। हालांकि किसी कारणवश देवांश को हमेशा ऐसा लगता था कि सीनियर स्वॉर्ड्सवुमन की मौजूदा खांसी थोड़ी नकली लग रही थी। वरिष्ठ तलवारबाज के बारे में उनकी समझ के आधार पर जब तक कोई अप्रत्याशित स्थिति न हो, गुस्सा न हो, यह बुढ़िया गुस्सा कैसे न हो? वरिष्ठ तलवारबाज ने ठंडे लहजे में कहा। जुड़वा बच्चे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे कहां से हैं। ये बूढ़ी औरत इस अपमान को कैसे सहन कर सकती है? वरिष्ठ तलवारबाज महिला बार बार खुद को ये बूढ़ी औरत कहकर संबोधित करती थी, मानो देवा को ये याद दिला रही हो कि वो उसकी वरिष्ठ है। ये देवांश ने एक पल के लिए सोचा, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा हो गया और तुरंत उसकी निगाहें घमंडी हो गई। अहंकार पूर्वक कहूं तो मध्य क्षेत्र में मेरी ओर से, देवा की ओर से एकमात्र प्रतिद्वंदी वह देवांश नाम का लड़का है।
जहां तक तथाकथित अन्य विलक्षण प्रतिभाओं और असाधारण प्रतिभाओं का सवाल है, मेरी नजर में वे उल्लेख करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि वो इन मामलों को स्वयं संभालेंगे। देवांश ने अत्यंत अहंकार के साथ बात की। उसका घमंड चरम पर था। आखिरकार देवा की घमंडी छवि बाहर के सभी लोगों को ज्ञात थी। इसलिए वरिष्ठ तलवारबाज, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, देवांश ने गहरी आवाज में कहा। वरिष्ठ तलवारबाज ने ठंडे स्वर में कहा, मैं बस इतना पूछती हूं, क्या तुम इस बुढ़िया के अपमान का बदला लोगी? बिल्कुल, देवांश ने सिर हिलाया। मेरा इस महिला मुरली से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो हेवन ओरिजिन अकादमी की शिष्या है। बाद में मैं स्वाभाविक रूप से सीनियर स्वॉर्ड्सवुमन के लिए न्याय की मांग करूंगा। मुझे आपको अन्य मामलों पर भी निर्देश देने हैं, वरिष्ठ महिला तलवारबाज ने गहरी आवाज में कहा। वरिष्ठ तलवारबाज, कृपया अपने निर्देश दें। देवांश ने सिर हिलाया। बस निर्देश दे दो। अच्छा, वरिष्ठ तलवारबाज ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मेरे पास एक सूची है। वरिष्ठ तलवारबाज महिला ने लापरवाही से वो सूची निकाली जो उसने अभी अभी लिखी थी। सबसे पहले ये महिला है, मुरली, है ना? और ऐसा लगता है कि इनका नाम एल्डर टोंगतियान है। वरिष्ठ तलवारबाज महिला ने ठंडे चेहरे के साथ बार बार सूची की ओर इशारा किया और लगातार बोलती रही। ओह हां, वो लड़का भी अच्छा आदमी नहीं है, ये मत भूलना। वरिष्ठ तलवारबाज महिला ने आकाश में मौजूद उपमहल प्रमुख की ओर फिर से इशारा किया। और ये वाला मुरली, है ना? इसने तो देवांश नाम के बच्चे का स्वॉर्ड एम्परर्स ओरिजिन भी चुरा लिया। उस सूची में 1 दर्जन से अधिक पंक्तियां थी। वरिष्ठ तलवारबाज ने एक एक करके इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, मेरे तलवार संप्रदाय के शिष्यों को इस तरह धमकाना सरासर गलत है। देवा बच्चे, मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। ओह, ठीक है। देवांश क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। उसे डर था कि अगर उसने इनकार कर दिया तो सीनियर स्वॉर्ड्सवुमन के व्यक्तित्व को देखते हुए वो मौके पर ही भड़क सकती है। बस खड़े मत रहो, जाओ। वरिष्ठ तलवारबाज ने हाथ हिलाया, अपनी चाय का कप फिर से उठाया और सुगंधित चाय की एक हल्की सी घूंट ली। संभवतः अभी अभी इतना बोलने के बाद उसे प्यास लग गई थी। हां, देवांश ने सिर हिलाया। आकाश में महल के स्वामी चेतक और अन्य लोग तैयार प्रतीत हो रहे थे। लगातार नीचे की बातचीत को सुन रहे थे और उस पर नजर रख रहे थे। इस क्षण उनकी भौहें और भी अधिक तन गई। जुड़वा, तभी सैखम ने सीधे उन दोनों की ओर देखा और कहा, महल के स्वामी चेतक, इस बूढ़े व्यक्ति को आपसे कुछ और कहना है। क्या बात है? महल के स्वामी चेतक ने सोचना बंद कर दिया और पूछा। शेखरम का चेहरा ठंडा पड़ गया था। ये बूढ़ा आदमी तुम्हें सिर्फ 10 दिन का समय देगा। 10 दिनों के भीतर उपमहल प्रमुख देवांश को व्यक्तिगत रूप से मेरे तियान जी महल के मुख्य हॉल में बुलाकर इस मामले की व्याख्या करने के लिए कहें। उसे मेरे तियान जी महल के मुख्य हॉल के महल प्रमुख की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं था। इस बार उसने सरेआम जिनवेश की हत्या की और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरा तियान जी महल इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा। महल के स्वामी चेतक और अन्य लोगों की आंखें पल भर में ठंडी पड़ गई। ये मामला जिनवेश द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करने और 8 महलों के नियमों का उल्लंघन करने का था, लेकिन उसे मेरे तियान जी महल के महल प्रमुख की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं था। शेखरम ने ठंडे लहजे में बीच में ही टोकते हुए कहा, 8 महलों के अपने नियम हैं। किसी नौसिखिए को निजी दंड का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। जिनवेश से कैसे निपटना है, यह भी मेरे तियान जी महल का मामला है, न कि फेंग शा महल और शिव लुओ महल के आप लोगों का। इस बूढ़े आदमी ने जो कहना था कह दिया है। अगर 10 दिनों के भीतर मेरे तियान जी महल के मुख्य हॉल में उपमहल स्वामी देवांश नहीं आए तो तुम, महल के स्वामी चेतक और अन्य लोगों के चेहरे पल भर में बिगड़ गए। कितना बड़ा लहजा,
बड़ा लहजा अहंकार। तभी नीचे से एक स्पष्ट ठंडी चीख सुनाई दी। क्या आप चाहते हैं कि देवांश नाम का बच्चा आपके तियानजी महल में जाए? ठीक है। जुड़वा बच्चे हमेशा साथ साथ आगे बढ़ते और पीछे हटते हैं। देवा बच्चे, तुम देवांश बच्चे के साथ वहां जाओगे। हाँ, देवांश ने सिर हिलाया। शेखर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह बूढ़ा आदमी बोल रहा है। तुम, जो केवल एक चरम संत सम्राट स्तर के हो, कौन होते हो बीच में टोकने वाले? शेखर के शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि उन्हें एक ठंडी निगाहों का सामना करना पड़ा। शेखर ने निगाहों का पीछा करते हुए कहा, महल के उप प्रमुख देवा, आपका इरादा क्या है? कुछ नहीं। देवांश ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। जिस शिखर संत सम्राट क्षेत्र की आपने अभी बात की, वो मुझसे वरिष्ठ है। शेखर, अपनी जुबान संभालो। सिर्फ इसलिए खुद को कुछ मत समझो क्योंकि तुम एक महान फॉर्मेशन मास्टर हो। 10 साल के भीतर मैं तुम्हें मार सकता हूं। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो या नहीं? आप? शेखर ने भौहें चढ़ा ली। अगर कोई और इस तरह के घमंडी शब्द बोलता तो वो उसे बहुत पहले ही थप्पड़ मार चुका होता, या फिर उन्होंने इसे मजाक समझकर खारिज कर दिया। लेकिन ये बात असाधारण प्रतिभा के धनी पर्पल फ्लेम देवा ने कही थी, जो वर्तमान में मध्य क्षेत्र में सूर्य की तरह उदय हो रहे थे, और उन्होंने इसे मजाक के रूप में लेने की हिम्मत नहीं की। ये असाधारण प्रतिभा, जिसे तीनों महलों के मुख्य कक्षों द्वारा मान्यता प्राप्त थी और जो लगभग भयावह गति से उभरी थी, मध्य क्षेत्र में कोई भी उसे जरा सा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। पैलेस मास्टर चेतक। देवांश ने पैलेस मास्टर चेतक की ओर देखा। तुम्हें उस देवांश नाम के लड़के को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं उसे ढूंढने का अपना तरीका जानता हूं। जहां तक तुम्हारी बात है, शेखर, देवांश का लहजा उदासीन था। 10 दिन, है ना? ठीक है। न्याय मिलने के बाद मैं देवांश के साथ आपके तियान जी महल के मुख्य हॉल में आऊंगा। मैंने कहा, मैं 8 महलों में वांछित व्यवस्था के मामले को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। यदि आपका तियान जी महल का मुख्य हॉल मुझे को कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता तो। हे, देवांश ने ठंडे लहजे में व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे तियान जी पैलेस के मार्शल आर्टिस्टों को दुष्ट साधक मानकर उनका निर्दयतापूर्वक पीछा करने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम पीले बालों वाले बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेखर ने अनजाने में देवांश की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। ये क्रोध और रोष के कारण होने वाला कंपन था। वह देवा से नहीं डरता था, लेकिन इस तरह के सुनहरे बालों वाले बदमाश द्वारा सार्वजनिक रूप से धमकी दिया जाना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह देवांश से भी नहीं डरता था। यद्यपि देवांश के पीछे फेंग शाह और शिव लुओ महल थे, फिर भी उनके तियान जी महल, ब्लैक डेमन हॉल और सोल हॉल ने मिलकर एक त्रिमहल गठबंधन बनाया था। लेकिन देवा भी जा रहा था। देवांश के विपरीत यी शाओं को कुछ ही दिन पहले याओ जुन पैलेस, यान पैलेस और ली याओ पैलेस के मुख्य हॉल के उत्तराधिकारी के रूप में सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया था। उसके पीछे 3 प्राचीन महल खड़े थे। जुड़वा बच्चे हैं क्या? शेखर ने दांत पीसते हुए मुट्ठियां भींच ली और चटकने की आवाज आई। महल के स्वामी शेखर, क्या मुझे अभी भी उपमहल स्वामी देवांश को संदेश भेजने की आवश्यकता है? महल स्वामी चेतक ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि आपको आवश्यकता हो तो बेझिझक बता दें। हम दोनों महल स्वामी की शक्ति से हम उपमहल स्वामी देवांश को 10 दिनों से भी कम समय में आपके तियान जी महल के मुख्य हॉल में लाने में सक्षम होंगे। महल के स्वामी चेतक ने देवांश की ओर देखते हुए कहा, हाँ, उपमहल स्वामी देवा की ताकत के साथ तियान जी महल के मुख्य हॉल तक पहुंचने में शायद कुछ समय लगेगा। संभवतः तीनों महल मालिकों को उपमहल प्रमुख देवा को भी लाना होगा। स्कत्स्क, महल के स्वामी हेमराज ने उपहास करते हुए कहा, 5 महलों के शक्तिशाली लोग आपके तियान जी महल में आ रहे हैं। हाँ,
8 महलों में इतने लंबे समय से इतनी चहल पहल नहीं रही है। तुम। शेखरम का पूरा शरीर कांप उठा। ये अत्यधिक क्रोध से उपजा तीव्र आक्रोश था। अध्याय 1714। बैंग। ऊंचे आकाश में अचानक एक ज्वाला भड़क उठी। देवांश के हाथ में अचानक 5 रंगों की एक अंगूठी प्रकट हुई और भयंकर जानवर के पंजे तुरंत उसकी बाह पर लिपट गए। गर्जना। उसके हाथ से एक बैंगनी ज्वाला वाला बाड़ का अजगर निकला। जानवर के पंजों द्वारा नियंत्रित बाड़ का अजगर सीधे शेखरम की ओर झपटा। शेखरम गुस्से से उबल रहा था, लेकिन उसके स्तर का व्यक्ति अत्यंत शीघ्र प्रतिक्रिया देता है। अपनी उंगली के हल्के से इशारे से ही एक रहस्यमय शक्ति अचानक प्रकट हो गई। पूर्ण संयम सरणी। सरणी शक्ति बाहर निकली। तुरंत एक गला घोंटने वाली शक्ति का निर्माण हुआ। हवा में यह दम घोंटने वाली शक्ति एक अत्यंत नुकीली रस्सी की तरह थी। रस्सी बैंगनी ज्वाला से भरे बाड़ के अजगर के चारों ओर लिपटी हुई थी। धमाका। बैंगनी ज्वालाओं से भरा बाड़ का अजगर पल भर में तितर बितर हो गया। इसके बाद गला घोंटने वाली शक्ति गायब नहीं हुई, बल्कि सीधे देवांश की बाह की ओर बढ़ी। उस अद्भुत शक्ति ने पल भर में ही उस जानवर के पंजों को जकड़ लिया। हालांकि चटक चटक, जैसे ही सरणी शक्ति ने जानवर के पंजों को जकड़ा, चटकने की आवाजें कान फाड़ देने वाली थी। सरणी शक्ति से बनी रस्सी पल भर में टूट गई और गायब हो गई। जानवर के पंजे पूरी तरह से सुरक्षित थे। कितने सख्त तराजू हैं, शेखरम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसकी ताकत के बल पर इस पूर्ण संयम सरणी द्वारा निर्मित रस्सी पौराणिक क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश करने वाले एक शक्तिशाली व्यक्ति को भी पल भर में रोक सकती थी, जिससे वो लड़ने की शक्ति खो बैठता था। लेकिन जब इसने देवा की बाह को बांधा तो यह तुरंत टूट गया। शेखरम ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले ही पल उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने सीधे देवांश को घूरना शुरू कर दिया। वाइस हॉल मास्टर देवा, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? इस बूढ़े आदमी पर हमला करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? देवांश ने ठंडे लहजे में उसकी बात काट दी। शेखरम, मैं अब तुम्हें मौका देता हूं कि तुम मुझ पर स्वर्गीय गुप्त हॉल के मुख्य हॉल के हॉल मास्टर पर हमला करने का प्रयास करने का आरोप लगाओ। यदि आपके पास क्षमता है तो बेझिझक मेरी सूचना मुख्य सभागार को दें, और यहां तक कि मुख्य सभागार के लिए वांछित आदेश भी जारी करें। तुम्हारा क्या मतलब है? शेखरम का चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था। देवांश ने उदासीनता से कहा, मैं बस आपको बता रहा हूं। जिनवेश के मामले में अगर आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को धमकाने पर अड़े रहते हैं तो मुझे यी को अंत तक आपका साथ देने में कोई आपत्ति नहीं है। जब वो बोल रहा था तब देवांश अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसके हाथ में मौजूद सूची को उसने सुविधापूर्वक अपने पीछे छिपा रखा था। देवांश को शेखरम के पिछले शब्द याद आ गए। बाई युए और जीवा ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और उन्हें कड़ी सजा दी गई है। इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। उस समय देवांश को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसके दिल में एक बुरी आशंका कौंध गई। जैसा कि उम्मीद थी, शेखरम ने जिनवेश की मौत के मामले को बाद में सुलझाने की तुरंत इच्छा जताई। हां, शेखरम का मतलब था कि सत्ता के दुरुपयोग का मामला समाप्त हो गया था, लेकिन उनके स्वर्गीय गुप्त हॉल के मुख्य हॉल के हॉल मास्टर जिनवेश की हत्या का मामला अभी तक सुलझाया नहीं गया था। अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे ये बुजुर्ग लोग वास्तव में साधारण लोग नहीं थे। उनमें से हर एक चतुर और अनुभवी व्यक्ति था। सीधे शब्दों में कहें तो जिनवेश एक मुख्य हॉल के हॉल मास्टर थे, जबकि शेखरम जनरल हॉल के मुख्य हॉल के हॉल मास्टर थे। जिनवेश के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और सार्वजनिक रूप से उसकी हत्या कर दी गई। अगर शेखरम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाती तो हेवनली सीक्रेट हॉल के जनरल हॉल की प्रतिष्ठा कहाँ होती? और अब आसपास के पारखी निगाहों वाले लोग देख सकते थे कि यदि शेखरम ने प्रतिष्ठा के लिए एक महान सरणी मास्टर के रूप में
अपने पद और शक्ति का उपयोग करके लोगों को दबाना जारी रखने पर जोर दिया, तो इसके परिणाम उसके लिए असहनीय हो सकते हैं। देवांश ने स्वर्गीय गुप्त हॉल के मुख्य हॉल के हॉल मास्टर जिनवेश की हत्या कर दी। देवा ने अब सीधे स्वर्गीय गुप्त हॉल के जनरल हॉल के हॉल मास्टर सेखर्म पर हमला किया। इसका अर्थ स्वतः स्पष्ट था। ये दोनों युवक अकेले तो कुछ भी नहीं थे, बेशक, लेकिन उनके पीछे मौजूद 5 विशाल शक्तियां निश्चित रूप से ऐसी थी जिन्हें सेखर्म और यहां तक कि उनके पीछे स्थित स्वर्गीय गुप्त हॉल का जनरल हॉल भी सहन नहीं कर सकता था। अच्छा, बहुत अच्छा। सेखर्म भी एक असाधारण व्यक्ति थी और स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ समझ गई। उसने गुस्से से अपनी आस्तीन झटक दी और दांत पीस लिए। सेखर्म ने हाथ जोड़कर कहा, हरे पहाड़ यही रहेंगे। आज का मामला यही समाप्त होता है। उप हॉल मास्टर देवा, हॉल मास्टर चेतक और हेमराज, ये वृद्ध व्यक्ति अब विदा लेता है। सेखर्म का चेहरा काला पड़ गया था, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा, मुड़ा और उड़ गया। सेखर्म को जाते देख देवांश ने भी आगे कुछ नहीं कहा। उसकी निगाहें क्षणिक रूप से दूर स्थित एक बिंदु पर टिक गई। वहां उपडीन आंखें सिकोड़कर देख रहे थे, मानो उन्हें कुछ आभास हो रहा हो। वाइस डीन मेडिसिन वेनरेबल हॉल के 10 महान हॉल मास्टर्स में से एक थे। उनकी रसायन विद्या की क्षमता तो अद्भुत थी, लेकिन ताकत के मामले में वे देवांश से कहीं कमतर थे। स्वाभाविक रूप से इस समय उसकी धारणा देवांश से छिपी नहीं रह सकती थी। उपडीन की निगाहें देवांश के पीठ के पीछे बंधे हाथों पर टिकी थी, या यूं कहें कि सटीक रूप से कहें तो देवांश के हाथों में मौजूद सूची पर। इस समय उपडीन ने स्पष्ट रूप से देवांश की निगाहों को देखा और तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली। देवांश धीरे से मुड़ी और सीधे उपडीन की ओर देखा। आप ब्लैक क्लाउड अकादमी के उपडीन हैं, सही कहा ना? देवांश स्वाभाविक रूप से उपडीन को जानती थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर पूछा। हर वांछित आदेश आपकी ब्लैक क्लाउड अकादमी द्वारा जारी किया जाता है, चाहे आपको किसी ने निर्देश दिया हो या आप किसी और का बचाव कर रहे हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि तुमने मुझे उकसाया है, इसलिए मामला इस तरह हल नहीं होगा। बैंग! देवांश के हाथ में एक लौ तीव्र हो उठी। बच्चे देवांश का आपसे एक खास रिश्ता है और वो अभिनय करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा है, लेकिन मेरा का आपसे कोई रिश्ता नहीं है। सर! देवांश की आकृति पल भर में उस स्थान से गायब हो गई। इतनी तेज उप प्रधानाध्यापक की पुतलियां सिकुड़ गई। वे देवांश की गति का मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ थी। धमाका! हवा में एक जोरदार विस्फोट हुआ। उपडीन का शरीर बुरी तरह से उड़कर दूर जा गिरा। जब वो मजबूती से खड़ा हुआ तो उसका चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था और उसने मुंह भरकर खून से सना हुआ बलगम थूक दिया। बच्चे, क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? पास ही खड़े एल्डर चेन ने ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा। देवांश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। स्वूश! उसकी आकृति एक बार फिर चमक उठी और वो पहले ही वाइस डीन के सामने पहुंच चुका था। उसकी उंगली की नोक पर आग की एक चमक उठी और धीरे से वाइस डीन की छाती को छू गई। बैंग! 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 वाइस डीन के आसपास कुछ ही मीटर के दायरे में एक के बाद एक विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। महज कुछ ही सेकंड में एक ज्वाला अवरोध ने वाइस डीन को तुरंत घेर लिया। अवरोध के ऊपर ज्वाला ऊर्जा की अनगिनत धाराएं अनियंत्रित रूप से प्रज्वलित हो रही थी। पफ! उप प्रधानाध्यापक ने खून से सना हुआ बलगम का एक और घूंट थूक दिया। आग की लपटों से घिरी दीवार के भीतर भी आग लगातार भड़कती रही, बिना रुके जलती रही। ज्वाला ऊर्जा की धाराएं अग्नि सर्पों में परिवर्तित हो गई और पलक झपकते ही उपडीन के चारों ओर लिपट गई और बंध गई। आग की लपटों के ऊपर तीव्र ज्वाला ऊर्जा ने वाइस डीन का चेहरा लाल कर दिया और उनके पूरे शरीर को असहज कर दिया। उसे ज्वाला की ऊर्जा का प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी मूल शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा।
देवांश ने अग्नि अवरोध के भीतर मौजूद उपप्रधानाध्यापक को ठंडी निगाहों से देखा। देवांश की खातिर मैं ये तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन क्या आप मेरी ज्वाला की बाधा के भीतर से बच निकल सकते हैं? ये आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। जहां तक तुम्हारी बात है, देवांश की निगाहें एल्डर चेन की ओर मुड़ गई। तुम्हारी ताकत के सामने तो तुम मेरे लिए कुछ करने के लायक भी नहीं हो, ये। लेकिन तुम्हारा चेहरा सचमुच घिनौना है। तुम 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 क्या करना चाहते हो? एल्डर चेन का चेहरा बदल गया। स्वूश! एल्डर चेन के बोलने से पहले ही आग की एक लपट उनकी भौहों को भेद चुकी थी। आह! एल्डर चेन दर्द से कराह उठे और कुछ ही सेकंड में वे वही बेहोश हो गए। देवांश ने उसे मारा नहीं, लेकिन वो ज्वाला ही एल्डर चेन को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने के लिए काफी थी। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि भले ही एल्डर चेन बेहोश हो गए थे, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से लाल हो गया था, मानो आग की लपटों में झुलस गया हो। ओह, और एक बात और। देवांश ने उपडीन की ओर देखा। मैंने देवांश नाम के लड़के को यह कहते सुना कि विंड ब्रेक हॉल और असुरा हॉल अब आपकी ब्लैक क्लाउड अकादमी को मिशन नहीं भेजेंगे। ब्लैक क्लाउड अकादमी का वर्तमान स्वरूप इतना घृणित है कि वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, और यहां तक कि 8 हॉलों की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल लोगों की हत्या करने जैसे काम भी कर रही है। मैं ये जनरल हॉल को सूचित करूंगा कि मॉन्स्टर हंटर हॉल, फ्लेम हॉल और मेडिसिन वेनरेबल हॉल से आने वाले मिशन भी अब ब्लैक क्लाउड अकादमी को नहीं भेजे जाएंगे, ताकि इन तीनों हॉलों की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे। तुम, उपडीन ने दांत पीसते हुए कहा। उनका चेहरा बेहद विकृत हो गया था। हम्फ! देवांश ने ठंडी सी आवाज निकाली, फिर कुछ और नहीं कहा। अपने बैंगनी ज्वाला वाले पंख फड़फड़ाए और सीधे उड़ गया। अध्याय 1715। देवांश पहले ही आग की एक लकीर में बदल चुका था और दूर गायब हो गया था। मौके पर ही प्रत्येक मुख्य हॉल के हॉल मास्टर्स और कानून प्रवर्तन टीमों ने भी एक एक करके आह भरी और वहां से चले गए। वे सजा भुगतने के लिए अपने अपने मुख्यालय लौटेंगे। हवा में काफी ऊपर ज्वाला की बाधा के भीतर फंसे उपप्रधानाध्यापक चिंतित दिख रहे थे और बार बार कह रहे थे, हे यान, लियू हुआओ, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। आग की लपटों से घिरी दीवार के अंदर उपप्रधानाध्यापक का चेहरा लाल हो गया था। उसके शरीर पर रेंग रहे अग्नि सर्प स्पष्ट रूप से अत्यधिक तापमान पर थे, जिससे उसे बेहद असहजता हो रही थी। अवरोध के ऊपर प्रचंड ज्वाला का आभा मंडल लगातार प्रज्वलित हो रहा था। अवरोध के अंदर वो एक छोटा सा ज्वाला क्षेत्र बन गया था, और वे रेंगते हुए सांप आग की लपटों की जंजीरों की तरह थे। उपप्रधानाचार्य, जो अंदर फंसे हुए थे, मानो आग के सागर में हों और असहनीय पीड़ा झेल रहे हों। ये सुनकर जूहे यान और जियांग लियू हुआ कुछ देर के लिए रुक गए, लेकिन फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। जूहे यान ने उपप्रधानाध्यापक की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हालांकि उपप्रधानाचार्य देवा को आपको दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो भविष्य में तीनों हॉलों का कार्यभार संभाल लेगा। हम उसकी सजा को तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? जियांग लियू हुआ ने आह भरते हुए कहा, भाई, इस बार मैं सचमुच आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने आपको यहां फंसाकर कष्ट पहुंचाया होता, तो मैं, जियांग लियू हुआ, निश्चित रूप से आपकी मदद करता, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। लेकिन डिप्टी हॉल मास्टर देवा भविष्य में तीनों हॉलों के हेड हॉल मास्टर होंगे, हमारे तीनों हॉलों के नेता होंगे। आपको हमारी अंतिम प्राथमिकता के बारे में भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। जी हां, यही मूल बात है। उनके लिए वांछित व्यक्तियों का वो समूह महज बाहरी लोग थे। अपने पुराने मित्र उपप्रधानाचार्य की मदद करने के लिए वे एक बार हॉल के नियमों का उल्लंघन करने और अपने अधिकार का दुरुपयोग करने की छूट दे सकते थे, लेकिन देवा भविष्य में उनके प्रधानाचार्य बनेंगे। उपप्रधानाचार्य को दी जाने वाली सजा को वे भले ही तोड़फोड़ करने की क्षमता रखते हों,
फिर भी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसे मेरी आपसे विनती समझिए। उपप्रधानाचार्य ने दांत पीसते हुए कहा। उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। पहले इसे खोलने में मेरी मदद करो। मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। जू हे यान और जियांग लियू हुआ ने और कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाया और पलक झपकते ही दोनों हॉल की कानून प्रवर्तन टीमों को हवा में उड़ाते हुए वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद हॉल मास्टर्स और कानून प्रवर्तन दल, जिन्होंने शुरू में इलाके को घेर रखा था, एक एक करके वहां से चले गए। मौके पर केवल सीनियर स्वॉर्ड जी और उनका समूह, साथ ही हॉल मास्टर चेतक और हेमराज ही मौजूद थे। बेशक कुछ दूरी पर उपप्रधानाचार्य भी आग की लपटों में फंसे हुए थे और साथ ही बेहोश पड़े एल्डर चेन भी थे। उस विशाल जहाज पर सीनियर स्वॉर्ड जी, जिनके चेहरे पर पहले एक कठोर और चिड़चिड़ी सी मुस्कान थी, अचानक चालाकी से मुस्कुरा उठे। उसके चेहरे से क्रोध और शीतलता का भाव उसी क्षण पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह उसकी हमेशा की तरह की आलस्य और उदासीनता ने ले ली। गुरुजी, क्या अब आप छोटे भाई देवांश से नाराज नहीं हैं? भारती ने झटपट सुगंधित चाय का एक कप पेश किया और मुस्कुराते हुए पूछा। गुस्सा? सीनियर स्वॉर्ड जी ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं उस पर किस बात के लिए गुस्सा होऊंगा? क्या आपको लगता है कि मैं उस बच्चे के स्वभाव को नहीं जानता? यह सुनकर भारती दंग रह गई। तो गुरुजी, आपने ही तो कुछ देर पहले छोटे भाई देवांश को भगा दिया था। बेवकूफ, सीनियर स्वॉर्ड जी ने हल्के से डांटते हुए कहा, उस लड़के के स्वभाव को देखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैं एक वरिष्ठ नागरिक और आप सभी मित्रों को इस बार इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्या आपको लगता है कि वो बच्चा इसे जाने देगा? बिल्कुल नहीं, भारती ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं छोटे भाई देवांश को अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूं कि वो वफादारी और दोस्ती को बहुत महत्व देते हैं। वो अपने निजी मामलों के प्रति उदासीन है, उसे किसी बात की परवाह नहीं है, लेकिन वो उन वरिष्ठों के बारे में बेहद चिंतित रहते हैं जिनका वो सम्मान करते हैं। उस समय सीनियर तियान जिंग के लिए पूरी राजधानी को तहस-नहस करने, खून में लथपथ होने और निर्दयता से हत्या करने में उन्हें कोई झिझक नहीं थी। इससे छोटे भाई देवांश के चरित्र की एक झलक मिलती है। बिल्कुल सही, सीनियर स्वॉर्ड जी ने कंधे उचकाते हुए कहा। वो उस गुस्सैल महिला से पंगा लेने जरूर जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है, तियानजांग अकादमी मध्य क्षेत्र की नंबर 1 अकादमी है, कोई साधारण शक्ति नहीं। क्या वो ऐसी जगह है जहां आप आसानी से जाकर मुसीबत खड़ी कर सकते हैं? और उस तेज तर्रार महिला के पीछे निश्चित रूप से कोई बहुत ही शक्तिशाली समर्थक होगा। वो बच्चा देवांश हमारे तलवार संप्रदाय की भविष्य की आशा है। मैं उसे जोखिम उठाने की अनुमति कैसे दे सकता हूं? उसके बगल में खड़ी युग ने यह सुनकर भौहें चढ़ा ली और कहा, क्या सीनियर स्वॉर्ड जी ने न्याय मांगने के लिए भाई को नहीं बुलाया था? सीनियर स्वॉर्ड जी ने युग के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाई ही अलग है, वो सक्षम है और डरता नहीं है। युग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सीनियर जानबूझकर भाई को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? युग को याद आया कि सीनियर स्वॉर्ड जी ने अभी अभी देवांश को भगा दिया था और उसने तुरंत कई बातें गिना दी। सीनियर स्वॉर्ड जी ने युग की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा छोटा भाई देवांश जोखिम उठाए या तुम्हारा भाई जोखिम उठाए? युग जवाब देने ही वाला था। सीनियर स्वॉर्ड जी ने सबसे पहले कहा, क्या आपने ध्यान से सोचा है इनमें से कौन आपका छोटा भाई है और कौन सिर्फ आपका दोस्त है? मेरी राय में दोनों एक ही है। युग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। बहुत ऊंचाई पर दोनों हॉल मास्टर चेतक और हेमराज वहां से नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने जानबूझकर जहाज पर हो रही बातचीत को सुना। जहाज पर सीनियर स्वॉर्ड जी ने उन दोनों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों बच्चे जा नहीं रहे हो, यहां क्यों रुके हो? आओ। हवा में काफी ऊपर हॉल मास्टर चेतक और हेमराज तेजी से नीचे उतरे। सीनियर स्वॉर्ड जी ने उन दोनों को देखा
और अचानक भौहें चढ़ा ली। ये सही नहीं है। आप दोनों सचमुच बुजुर्ग हैं, मुझसे कहीं ज्यादा उम्र के। सीनियर स्वॉर्ड जी ने और करीब से देखा और उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि दोनों हॉल मास्टर्स, चेतक और हेमराज की उम्र निश्चित रूप से उनकी उम्र से कहीं अधिक थी। उसकी साधना का स्तर उनके जितना ऊंचा नहीं था, इसलिए वो उनकी सही उम्र का सटीक अनुमान नहीं लगा सकती थी। लेकिन इस मामूली सी अनुभूति से ही ये पुष्टि हो गई कि इन दोनों की उम्र उसकी उम्र से कहीं अधिक थी, यहां तक कि उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक। हे, हॉल मास्टर चेतक ने 2 बार अजीब सी हंसी हंसी। हॉल मास्टर चेतक ने सीनियर स्वॉर्ड जी की ओर देखा, अपने हाथों को जोड़ा और क्षण भर के लिए अवाक रह गए। उन्हें सीनियर स्वॉर्ड जी का नाम नहीं पता था और न ही उन्हें यह पता था कि उन्हें क्या कहकर पुकारना चाहिए अगर वो उसे लड़की कहकर बुलाता था। लेकिन इससे पहले देवांश उसे सीनियर कहकर बुलाती थी। भले ही उसने उसे वरिष्ठ कहा हो, लेकिन वास्तव में वे दोनों सामने खड़ी महिला से काफी बड़े थे। मां महिम। लंबे विराम के बाद हॉल मास्टर चेतक ने किसी तरह 2 शब्द कहे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने पहले जिन जुड़वा तारों का जिक्र किया था वे क्या है? क्या हमारी जांच करना चाहते हो? सीनियर स्वॉर्ड जी का लहजा ठंडा पड़ गया। नहीं, नहीं, नहीं। हॉल मास्टर चेतक ने बार बार अपने हाथ हिलाए। नहीं, सीनियर स्वॉर्ड जी ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुम दोनों ने हमें फंसाने के लिए फॉर्मेशन बनाया था, तब मैंने तुम्हें इस तरह नहीं, नहीं, नहीं कहते हुए नहीं देखा था। ये बस एक गलतफहमी थी। हॉल मास्टर चेतक ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। छोड़ो इसे। सीनियर स्वॉर्ड जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यह देखते हुए कि तुम्हारा उस लड़के देवांश से अच्छा रिश्ता है, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगा। धन्यवाद। हॉल मास्टर चेतक ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हाथ जोड़े और कहा, तो महाराज, क्या आप मुझे उन जुड़वा तारों के बारे में बता सकते हैं जिनका आपने जिक्र किया था? क्या तुमने अभी अभी नहीं देखा? सीनियर स्वॉर्ड जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अभी अभी तुम्हारा बेटा देवांश और वो बच्चा देवा। कहीं तुम्हारी बूढ़ी आंखों की रोशनी कम तो नहीं हो गई है और तुम्हें ये दोनों बिल्कुल एक जैसे तो नहीं लगते? बिल्कुल एक जैसे। हॉल मास्टर चेतक ने सिर हिलाते हुए कहा। देवा का चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन इन दोनों की आकृति, पीठ और यहां तक कि उनके हाव भाव भी बिल्कुल एक जैसे हैं। हॉल मास्टर चेतक ने बिना किसी झिझक के अपनी शंका व्यक्त की। सीनियर स्वॉर्ड जी ने सिर हिलाया। ये जुड़वा तारे हैं, भाग्य के जुड़वा तारे। वे दोनों भाग्य द्वारा तय किए गए 2 बेजोड़ खलनायकों की तरह प्रतीत होते हैं। वे हर मायने में एक जैसे हैं, फिर भी हर मायने में पूरी तरह से अलग हैं। वे एक साथ प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, जीवन और मृत्यु एक साथ जी चुके थे। उनकी प्रतिष्ठा बेजोड़ है, फिर भी उनमें से श्रेष्ठ कौन है, इस आधार पर कभी अंतर नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि उनके जीवन में हमेशा एक संबंध होता है। सीनियर स्वॉर्ड जी लगातार बोलते रहे। उसके बगल में बैठे हॉल मास्टर चेतक गहरी भौहें चढ़ाकर सुन रहे थे। किस्मत के जुड़वा सितारे, अध्याय 1716। दूर से देवांश तेजी से उड़ रही थी। तियानकांग अकादमी इस स्थान के नजदीक नहीं थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसकी उड़ने की गति अत्यंत तेज थी, यहां तक कि पूरे क्षेत्र को पार करने में भी उसे ज्यादा समय नहीं लगता था। हालांकि तियानजांग क्षेत्र तक पहुंचने के लिए केवल एक क्षेत्र को पार करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि इससे कहीं अधिक क्षेत्रों को पार करना आवश्यक था। देवांश ने अनुमान लगाया कि भले ही उसकी साधना पूरी तरह से मार्शल दाओ ग्रेट एक्सपर्ट स्तर में प्रवेश कर चुकी थी, जो उसके अग्नि नियंत्रण दांव में गुणात्मक सुधार का संकेत था, फिर भी तियानजांग क्षेत्र तक पहुंचने में कम से कम कई दिन लगेंगे। जहां तक वाइस डीन को फंसाने के लिए पहले फ्लेम स्पेस का उपयोग करने की बात है, दरअसल वो वाइस डीन के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करना चाहता था। उन्हें चोट पहुंचाने की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने पहले कहा था कि वे वाइस डीन को दोषी नहीं ठहराते,
क्योंकि वाइस डीन वास्तव में एक उत्कृष्ट वरिष्ठ अधिकारी थे। उस समय वो स्वयं ब्लैक क्लाउड अकादमी में रह चुका था और उपडीन हमेशा उसकी देखभाल करता था। हालांकि उसे घटनाक्रम की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो अनुमान लगा सकता था कि वाइस डीन अनिच्छुक रहे होंगे और सिस्टर ने उन्हें मजबूर करने के लिए किसी न किसी तरीके का इस्तेमाल किया होगा। हालांकि वो अभी अभी देवा की पहचान के तहत सामने आया था। वाइस डीन को दंडित करने के लिए कार्रवाई करना बिल्कुल सही और उचित था। इसके अलावा उन्हें एक मामले को सुलझाने में वाइस डीन की मदद की भी जरूरत थी। हालांकि उस ज्वाला क्षेत्र की लपटें आश्चर्यजनक लग रही थी और ज्वाला सर्प अत्यंत गर्म प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में वो उपडीन को केवल थोड़े समय के लिए मामूली चोटें ही पहुंचाएगा। कुछ ही दिनों में वाइस डीन अपने दम पर उस ज्वाला क्षेत्र को भेदने में सक्षम हो जाएगा। कुछ दिनों बाद दानव शिकार क्षेत्र में स्थित दानव शिकार हॉल के मुख्य हॉल के अंदर तीनों ग्रैंड हॉल मास्टर्स खुफिया जानकारी से संबंधित एक एक फाइल देख रहे थे। दानव शिकार हॉल के हॉल मास्टर अचानक मुस्कुराए। वो बच्चा क्या सच में इतना गुस्सा हो गया? बुरा नहीं है, उसमें जोश है। फ्लेम हॉल के ग्रैंड हॉल मास्टर ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। चूंकि ये उसके अपने सीनियर से संबंधित है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है, ब्लैक क्लाउड अकादमी के लोग या वे मेन हॉल मास्टर्स, पहले उन्हें ही पीट दो। जहां तक शेखरम उस बच्चे की बात है, वो काफी गुस्से में लग रहा है। गुस्से में हो? दानव शिकार हॉल के हॉल मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा। एक मामूली महान फॉर्मेशन मास्टर उस उत्तराधिकारी को धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकता है जिसे हम तीनों ने पूरे मध्य क्षेत्र में नामित और घोषित किया है? अगर ये धमकियां सीधे बूढ़े तियानजी की तरफ से आती तो बात कुछ और होती। चिकित्सा के ग्रैंड हॉल मास्टर वेनरेबल हॉल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि देवा नाम का वो लड़का कुछ ज्यादा ही अभिमानी लगता है। दोनों ग्रैंड हॉल मास्टर्स ने एक साथ भौहें चढ़ाई। चिकित्सा के आदरणीय ग्रैंड हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, आखिरकार उस लड़के ने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। उन्हें 10 मुख्य हॉलों के हॉल मास्टर को सीधे दंडित करने का अधिकार नहीं है। ब्लैक क्लाउड अकादमी के उस उपडीन का मेरे चिकित्सा सम्माननीय हॉल में काफी महत्व है। इसके अलावा वर्षों से मेरे मेडिसिन वेनरेबल हॉल और ब्लैक क्लाउड अकादमी के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। अब वो एक ही वाक्य से सभी मिशन आदान प्रदान को समाप्त करना चाहता है। ये क्या आप तैयार नहीं है? दानव शिकार हॉल के हॉल मास्टर ने सीधे बीच में ही टोकते हुए कहा। ग्रैंड हॉल मास्टर ऑफ मेडिसिन वेनरेबल हॉल ने सिर हिलाते हुए कहा, ब्लैक क्लाउड अकादमी ने वास्तव में मेरे मेडिसिन वेनरेबल हॉल को कई परेशानियों और कठिन मिशनों को हल करने में मदद की है। मुझे खेद है कि मैं इस मामले पर सहमत नहीं हो सकता। ये सुनकर दानव शिकार हॉल के हॉल मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आप उस लड़के के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर हम इस अनुरोध को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दें तो वो तुरंत शत्रुतापूर्ण हो जाएगा? हो सकता है कि वो पद स्वीकार करने से ही पूरी तरह इनकार कर दे। फ्लेम हॉल के ग्रैंड हॉल मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, व्यक्तित्व को छोड़ दे, क्योंकि उस बच्चे ने सभी मुख्य हॉल मास्टर्स के सामने इतने स्पष्ट रूप से बात की थी। अगर हम अभी इनकार कर दें तो वो अपना चेहरा कहां छिपाएगा? दानव शिकार हॉल के हॉल मास्टर ने कहा, सीधे शब्दों में कहें तो वो अंततः किसी दिन पदभार ग्रहण करेगा और हम अंततः अधिकार सौंपने वाले हैं। अगर हम उसे अभी इतना सा भी अधिकार नहीं देते हैं तो हम इसे कैसे उचित ठहरा सकते हैं? लेकिन ग्रैंड हॉल के चिकित्सा प्रमुख वेनरेबल हॉल ने भौहें चढ़ाई। आप कैसे निर्णय लेते हैं, ये आप पर निर्भर है। दानव शिकार हॉल के हॉल मास्टर ने कंधे उचका दिए। जब वो लड़का दानव शिकार हॉल और ज्वाला हॉल का ग्रैंड हॉल मास्टर बन जाएगा तो शायद आप उसे औषधि वेनरेबल हॉल का कार्यभार संभालने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। फ्लेम हॉल के ग्रैंड हॉल मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, भविष्य में जब वो पौराणिक क्षेत्र प्राप्त कर लेगा तो वो महाद्वीप का सबसे युवा पौराणिक कीमियागर होगा और बेशक उनका आपके मेडिसिन वेनरेबल हॉल से कोई लेना देना नहीं होगा।
ऐसा कैसे हो सकता है? चिकित्सा विभाग के प्रमुख पादरी वेनरेबल हॉल की वृद्ध आंखें अचानक चौड़ी हो गई। ठीक है, ठीक है, मैं उस बच्चे की बात मान लूंगा। हे, दानव शिकार हॉल के हॉल मास्टर मुस्कुराए और बोले, वैसे समय का हिसाब लगाएं तो वो लड़का जल्द ही तियान कैंग अकादमी पहुंच जाएगा। चलो वहां भी घूमने चलते हैं। बाकी दोनों ग्रैंड हॉल मास्टर्स ने सिर हिलाया। दूसरी तरफ फेंगशा क्षेत्र में स्थित फेंगशा मुख्य हॉल के अंदर विंड ब्रेक के ग्रैंड हॉल मास्टर ने गुस्से में आकर एक फाइल को पटक दिया। बूढ़े असुर, इस खुफिया रिपोर्ट को देखो। डेमन हंटिंग हॉल, फ्लेम हॉल और मेडिसिन वेनरेबल हॉल के उन 3 बुजुर्गों ने जो अच्छे काम किए हैं, उन्हें देखो। असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने फाइल पर एक नजर डाली और उनकी भौहें तुरंत ही कसकर सिकुड़ गई। इन तीनों व्यक्तियों ने मध्य क्षेत्र में सीधे तौर पर घोषणा की कि देवा उत्तराधिकारी है। बिल्कुल सही, विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। असल में कुछ दिन पहले चेतक और दूसरा व्यक्ति पर्पल फ्लेम देवा को पकड़ने के लिए सुदूर पूर्व की भूमि पर जा रहे थे। किसने सोचा होगा कि वो लड़का जीव यान मध्य क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियों के सामने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करेगा। इस वजह से चेतक और दूसरा व्यक्ति सुदूर पूर्व भूमि के निकटवर्ती क्षेत्र में रुकने के लिए मजबूर हो गए और आगे बढ़ने में असमर्थ रहे। असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वे तीनों बुजुर्ग भी चिंतित प्रतीत होते हैं। हालात बदलने से पहले ही उत्तराधिकारी नियुक्त करने की जल्दी में है, ताकि भविष्य में तीनों हॉल नेतृत्वहीन न हो जाएं। वे दोनों अब कहाँ हैं? असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने पूछा। विंड ब्रेक के ग्रैंड हॉल मास्टर ने गहरी आवाज में कहा, वे अभी भी आसपास ही हैं। हम दोनों के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अन्य 6 हॉल्स को पास के वांछित अपराधियों का पीछा करने में मदद की। अभी इन दोनों को छोड़ देते हैं। विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने ठंडे लहजे में कहा, चलिए देवा के पास वापस चलते हैं। अगर हमारी पिछली अटकलें सच थी, तो यंग देवांश विभिन्न हॉलों का उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? हम उसे यूं ही बीच से तो नहीं काट सकते, है ना? इसके अलावा 8 हॉलों के नियमों के अनुसार वो बच्चा केवल एक ही गठबंधन हॉल में शामिल हो सकता है। अगर उस लड़के की पहचान कभी उजागर हो जाती है, तो मुझे डर है कि हम 5 हॉल्स में से कोई भी उसे जाने नहीं देगा। जल्दी नहीं है, असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा। वो अभी केवल वाइस हॉल मास्टर है। जब तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण नहीं कर लिया है, तब तक ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति के लिए हम जैसे बूढ़े लोगों में से कोई भी वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर हम उसे जल्द ही पकड़ लें, तो पहले उसे विंड ब्रेक और असुर हॉल का ग्रैंड हॉल मास्टर बना दे और फिर उसे डेमन हंटिंग हॉल में जाकर सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा दे। चावल पहले से ही पक चुके हैं। हमें अन्य मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या इससे वे तीनों बूढ़े लोग गुस्से से पागल नहीं हो जाएंगे? विंड ब्रेक के ग्रैंड हॉल मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर वे पागल हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। क्या हम उनसे डरते हैं? असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने कंधे उचका दिए। ये सच है। विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हमारा पिछला अनुमान सही है, तो यंग देवांश को अब उस दिन दिए गए मेन हॉल टोकन का अर्थ समझ आ गया होगा। बात बस इतनी सी है कि अगर उसे सचमुच चुनना ही पड़े, तो डेमन हंटिंग हॉल वाला पक्ष आखिरकार 3 हॉल्स एलायंस ही है। असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा, तो फिर देखते हैं कौन ज्यादा कीमत देता है। ऐसा कौन है जो अनगिनत वर्षों से एक सच्चे उत्तराधिकारी की तलाश नहीं कर रहा है? ठीक इसी क्षण दरवाजे के बाहर एक हॉल डीकन ने दस्तक दी और हाथ जोड़कर अंदर प्रवेश किया, ग्रैंड हॉल मास्टर को सूचित करते हुए, हॉल मास्टर चेतक आपसे मिलना चाहते हैं। चेतक? विंड ब्रेक के ग्रैंड हॉल मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या वो वापस आ गया है? उसे अंदर आने दो। जी हां, हॉल के डीकन ने आदेश स्वीकार किया और चले गए। कुछ ही देर में हॉल मास्टर चेतक तेजी से वहां पहुंच गए।
विंड ब्रेक के ग्रैंड हॉल मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें और हेमराज को वहीं इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? अगर तुम अब वापस आकर उस लड़के का पता फिर से मिटा देते हो, तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हॉल मास्टर चेतक ने अपने हाथों को जोड़कर जल्दी से कुछ शब्द कहे। विंड ब्रेक और असुरा ग्रैंड हॉल मास्टर के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। तुमने क्या कहा? जुड़वा बेटे। अध्याय 1717। फेंगशा मुख्य हॉल के अंदर दोनों ग्रैंड हॉल मास्टर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को एक दूसरे की आंखों में संदेह का भाव दिखाई दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने वाकई गलत अनुमान लगाया हो? विंड ब्रेक के ग्रैंड हॉल मास्टर ने सबसे पहले अपना मुंह खोला। उनके लहजे में अनिश्चितता का भाव झलक रहा था। असंभव। असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने दृढ़ता से घोषणा की, इस दुनिया में इतने सारे संयोग नहीं हो सकते। मुझे कभी विश्वास नहीं होगा कि अनगिनत संयोग लगातार एक ही दो व्यक्तियों के साथ घटित होते रहेंगे। ठीक है। विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर की अनिश्चितता धीरे धीरे दूर हो गई। मैं फेंगशा हॉल समस्त सांसारिक सूचनाओं को नियंत्रित करता हूं। मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहा हूं और मैंने दुनिया में लगभग सब कुछ देखा है। मैंने इतने सारे संयोग कभी नहीं देखे। अगर वे मौजूद भी हैं, तो वे जानबूझकर किए गए हैं। माहौल अचानक गंभीर और तनावपूर्ण हो गया। उनके बगल में हॉल मास्टर चेतक ने घबराकर हिचकिचाते हुए कहा, दोनों ग्रैंड हॉल मास्टर्स, उस महिला ने सचमुच ऐसा ही कहा था। इसके अलावा मैंने यंग देवांश का उस महिला के प्रति बहुत सम्मान देखा। वो उनकी वरिष्ठ है, इसलिए उन्हें धोखेबाज नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है, असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने गंभीरता से कहा। यंग देवांश, जब पहली बार हमसे मिले थे, तब भी वे शांत रहे और न तो चापलूसी भरे थे और न ही अहंकारी। उस महिला के प्रति इतना सम्मानजनक व्यवहार देखकर यही स्पष्ट होता है कि वो वास्तव में कोई ऐसी बुजुर्ग महिला है जिसका वो बहुत सम्मान करता है। क्या हमें इस समूह के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है? विंड ब्रेक के ग्रैंड हॉल मास्टर ने पूछा। हॉल मास्टर चेतक ने सिर हिलाया। नहीं, मैं विशेष रूप से फाइलों वाले कमरे में जांच करने गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। प्रतिभाशाली व्यक्तियों और राक्षसों से भरा वो जहाज मानो कहीं से अचानक प्रकट हो गया हो। देवांश की पिछली स्थिति की तरह हमें जो भी जानकारी मिल सकती है, वो पिछले 4 या 5 वर्षों की ही है। अरे हाँ, मैंने विशेष रूप से पर्पल फ्लेम देवा की जांच की थी। स्थिति वही है, अज्ञात मूल अचानक तेजी से बढ़ रहा है। असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने भौहें चढ़ा ली। फेंगशा मेन हॉल की खुफिया क्षमता के साथ सेंट्रल डोमेन का एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट भी हार सकता है। उस मार्शल आर्टिस्ट के बारे में सारी जानकारी, यहां तक कि उसकी जन्म तिथि भी पता लगाई जा सकती है। पहले तो सिर्फ यंग देवांश ही काफी होती थी। अब मार्शल आर्टिस्टों का एक पूरा समूह सामने आया है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने विचार किया और कहा, केंद्रीय क्षेत्र से परे 1 लाख विशाल पर्वतों और 10 लाख खतरनाक भूमियों से परे अनगिनत सामान्य क्षेत्र है। मैं फेंगशा हॉल इन सामान्य क्षेत्रों के बारे में 99.9% जानकारी रखता हूं, लेकिन हम उन कुछ छिपे हुए स्थानों की संभावना से इनकार नहीं कर सकते जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, इस दुनिया में आखिरकार कुछ भी पूर्ण नहीं है। चूंकि उनके गृहनगर के बुजुर्ग भी ऐसा ही कहते हैं, इसलिए ये सही होना चाहिए। तो क्या दोनों ग्रैंड हॉल मास्टर्स का अनुमान गलत था? हॉल मास्टर चेतक ने संकोचपूर्वक पूछा। यह सुनकर दोनों ग्रैंड हॉल मास्टर्स के चेहरे तुरंत सिकुड़ गए। ठीक है चेतक, विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने गंभीरता से कहा, मुझे पर्पल फ्लेम देवा के बारे में सारी जानकारी लाओ। समझ गया। हॉल मास्टर चेतक ने सिर हिलाया और मुड़ गए। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने उलझन में पूछा। विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं यंग देवांश के बारे में सभी जानकारियों से पूरी तरह अवगत हूं।
सेंट्रल डोमेन में उसके प्रकट होने से लेकर अब तक कई वर्षों में मुझे खुफिया जानकारी का हर विवरण पता है, लेकिन पर्पल फ्लेम देवा के बारे में मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। पिछली बार जिन कुछ जानकारियों की तुलना की गई थी उनमें शायद कुछ कमियां थी, इसलिए मैं उनकी समीक्षा करना चाहता हूं। इसके कुछ ही समय बाद हॉल मास्टर चेतक वापस आ गए। उसके हाथ में फाइलों के ढेर लगे हुए थे। विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने एक एक करके उनकी जांच की। आखिरकार खुफिया जानकारी की जिम्मेदारी फेंगशा हॉल की ही है। इस महान गुरु के लिए खुफिया जानकारी के एक साधारण टुकड़े का भी विश्लेषण करके अनगिनत विवरणों का खुलासा किया जा सकता है। ये उस समय की जानकारी है जब उसने 6 ड्रैगन रीजन में पॉइजन रोब से लड़ाई की थी। विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने फाइल पर नजर डालते हुए कहा। कुछ देर बाद विंड ब्रेक के ग्रैंड हॉल मास्टर ने फाइल नीचे रख दी, सिर हिलाया और कहा, जी हाँ। क्या? असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने पूछा। विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने फाइल सौंप दी। असुर ग्रैंड हॉल मास्टर ने कुछ देर तक नजर घुमाई, अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ क्षण बाद समझ में आने पर कहा, मैं समझ गया। ग्रैंड हॉल मास्टर, क्या हुआ? हॉल मास्टर चेतक ने हैरानी से पूछा। दोनों ग्रैंड हॉल मास्टर्स ने एक दूसरे की ओर देखा और बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि हम पहले वाकई गलत थे। ओह! हॉल मास्टर चेतक के चेहरे पर हैरानी का भाव था। विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर हल्के से हंसे। देवांश, पर्पल फ्लेम देवा, इन दोनों की सामान्य बुद्धि को देखे तो कद या आकृति की परवाह किए बिना ये दोनों एक जैसे लगते हैं। एकमात्र अंतर यह है कि पर्पल फ्लेम देवा ने मास्क पहन रखा है। निश्चित रूप से उन्हें पहली बार देखने वाला लगभग हर कोई यही सोचेगा कि वे एक ही व्यक्ति है, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो आपको पता चलेगा कि देवांश एक तलवारबाजी का मार्शल आर्टिस्ट है और उसके पास अग्नि नियंत्रण करने वाला जानवर है जो एक त्यागा हुआ मार्शल सोल है, और देवा एक अग्नि नियंत्रण मार्शल आर्टिस्ट है जो कई शक्तिशाली सांसारिक ज्वालाओं में महारत हासिल कर चुका है। उसकी विधियां आश्चर्यजनक है और उसके शरीर ने निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली अग्नि प्रकार की मार्शल आत्मा को जागृत कर लिया होगा। देवा की अग्नि नियंत्रण तकनीकें ऐसी है कि एक सामान्य बैंगनी मार्शल सोल भी उनका उपयोग नहीं कर सकता। अग्नि नियंत्रण करने वाले जानवर के त्यागे गए मार्शल सोल की तो बात ही छोड़िए। हमने इस पर पहले विचार किया था, लेकिन तुरंत ही इसे खारिज कर दिया। हां, बर्खास्त। अतीत में जब पूर्वी क्षेत्र में कई लोगों को संदेह था कि देवांश और ये जियाओ एक ही व्यक्ति थे, लेकिन केवल इसलिए कि देवांश के पास अग्नि वशीकरण पशु की मार्शल आत्मा है, संदेह दूर हो गया। क्योंकि अग्नि वश में करने वाला प्राणी बैंगनी क्रिस्टल स्पिरिट फ्लेम जैसी शक्तिशाली सांसारिक ज्वालाओं का प्रयोग नहीं कर सकता। हालांकि यहां 2 ग्रैंड हॉल मास्टर्स, विंड ब्रेक और असुरा की उपस्थिति में संदेह तुरंत दूर हो गया। बर्खास्त? हॉल मास्टर चेतक ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। भले ही देवांश के पास केवल अग्नि वशीकरण पशु मार्शल सोल हो, फिर भी वो बैंगनी क्रिस्टल स्पिरिट फ्लेम और कई शक्तिशाली सांसारिक ज्वालाओं को नियंत्रित कर सकता है। ये असंभव है। हॉल मास्टर चेतक ने बार बार अपना सिर हिलाया। अग्नि वशीकरण करने वाले पशु की मार्शल आत्मा द्वारा उत्पन्न अग्नि लकड़ी जलाने के लिए भी मुश्किल से पर्याप्त होती है। शक्तिशाली लपटों को नियंत्रित करने का प्रयास करना मूर्खता का सपना है। विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर मुस्कुराया। क्या होगा अगर इन लपटों को नियंत्रित करने वाला अग्नि नियंत्रण करने वाला दानव न हो? अगर ये अग्नि वश में करने वाला दानव नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? हॉल मास्टर चेतक ने सहज रूप से कहा, लेकिन अगले ही पल उन्हें तुरंत एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? जुड़वा मार्शल आत्माएं? विंड ब्रेक ग्रैंड हॉल मास्टर ने सीधे जवाब दिया। जुड़वा मार्शल सोल? चेतक की आंखें चौड़ी हो गई। उसने गहरी सांस ली। दुनिया के सबसे दुर्लभ पौराणिक जुड़वा मार्शल सोल? जी हां, दुनिया में सबसे दुर्लभ।
यदि साधारण मार्शल आर्टिस्टों में से एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति 10,000 में एक होता है, तो विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्तियों में से एक अद्वितीय विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति या अद्वितीय दानव 10,000 में एक होता है। 10,000 विलक्षण प्रतिभाओं में से भी शायद एक भी अद्वितीय प्रतिभा उत्पन्न न हो पाए। और अद्वितीय राक्षसों में से 10,000 में से एक ही जुड़वा मार्शल सोल होता है। वर्तमान के 10,000 अद्वितीय राक्षस भी जुड़वा मार्शल आत्माओं को जागृत नहीं कर सकते। अध्याय 1718 दोहरी मार्शल आत्माएं। हॉल मास्टर। ये हॉल मास्टर चेतक का चेहरा सदमे से भर गया। ये असंभव है ना? ये तो सिर्फ कहानियों में ही होता है। हॉल मास्टर फेंगशा मुस्कुराए। ये सचमुच ऐसी चीज है जो केवल किंवदंतियों में मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा इस संभावना की तुलना में कि देवांश और देवांश एक ही व्यक्ति है, मैं ये मानना अधिक पसंद करूंगा कि उनके पास दोहरी मार्शल आत्माएं हैं। उनके बगल में हॉल मास्टर शूरा, जो कुछ देर से चुप थे, ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। वास्तव में दोहरी मार्शल आत्माओं की तुलना में यदि इन दोनों द्वारा प्रदर्शित राक्षसी प्रतिभा एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती, यदि वे एक ही व्यक्ति होते, तो ये और भी भयावह होता। हॉल मास्टर फेंगशा मुस्कुराए। इसके अलावा, हालांकि ये इस दुनिया में बेहद दुर्लभ है, इस बूढ़े आदमी ने इसे कभी नहीं देखा है। क्या आपने इसे देखा है, हॉल मास्टर? हॉल मास्टर चेतक एक बार फिर चौंक गए। एक बार। हॉल मास्टर फेंगशा मुस्कुराए। इस मामले पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब हमें इस संभावना को फिर से नकारना होगा। क्यों? हॉल मास्टर चेतक ने जोर देकर पूछा। हॉल मास्टर शूरा ने स्क्रॉल खोला, इशारा किया और कहा, ये इन जानवरों जैसे हाथों और पैरों की वजह से है। उस दिन जब देवांश ने जहर के वस्त्रधारी योद्धा से लड़ाई की थी, उस स्थिति के आधार पर इन जानवरों के हाथ और पैर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जिनमें आश्चर्यजनक रूप से कठोर त्वचा, नुकीले पंजे और आग को नियंत्रित करने की भयानक क्षमता थी। यहां तक कि ये बूढ़ा आदमी भी ये नहीं पहचान पाया कि ये किस तरह का राक्षस था। हॉल मास्टर फेंगशा ने सिर हिलाया। उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। प्राचीन भयंकर जानवरों को भी देखे तो ऐसा एक भी जानवर नहीं है जिसके हाथ पैर इन जानवरों के हाथों और पैरों से मेल खाते हों। लेकिन निसंदेह ये एक अत्यंत भयानक अग्नि प्रकृति वाला राक्षस है। हॉल मास्टर शूरा ने कहा, यही वो बिंदु है जिसके कारण हमने अपने पिछले विचार को पूरी तरह से त्याग दिया और इस संभावना को भी नकार दिया कि देवांश के पास दोहरी मार्शल आत्माएं हैं। हॉल मास्टर फेंगशा ने सिर हिलाया। चलिए सीधे सीधे बात करते हैं, वरना चेतक जैसे स्तर के व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। ठीक है। हॉल मास्टर शूरा ने सिर हिलाया। मौलिक रूप से इस बूढ़े व्यक्ति और आपके हॉल मास्टर का अनुमान था कि इस बच्चे देवांश ने स्वर्ग को चुनौती देने वाली दोहरी मार्शल आत्माओं को जागृत कर लिया है। इसकी बदौलत यह बच्चा देवांश और देवा की पहचानों के बीच आसानी से अदला-बदली कर सकता था। साथ ही उनका वह रहस्यमय मुखौटा जो उनके पूरे व्यक्तित्व को छुपाता था, इसलिए अगर बाहरी लोगों को संदेह भी होता तो वे इसकी पुष्टि नहीं कर पाते। स्वाभाविक रूप से वो बच्चा आसानी से सबको बेवकूफ बना सकता था। देवांश, देवा, ये दो पहचाने, साथ ही उनका रोजमर्रा का असामान्य रूप से सतर्क व्यवहार अक्सर हर चीज को त्रुटिहीन तरीके से संभाल लेते थे, जिससे उनकी जांच करना असंभव हो जाता था। देवांश के रूप में वो एक तलवारबाज था। देवा के रूप में वो एक ज्वाला नियंत्रक था। अपनी तलवारबाजी के स्तर के साथ इतनी कम उम्र में वो दुनिया भर के तलवारबाजों का सहार कर सकता था। तलवार सम्राट शिलालेख द्वारा मान्यता प्राप्त कर सकता था और संत सम्राट क्षेत्र में एक महान तलवारबाज की बाधा को सीधे पार कर सकता था। तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा अविश्वसनीय रूप से उच्च है, इसलिए उसके पास निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार प्रकार की मार्शल आत्मा होनी चाहिए,
जहां तक उसकी ज्वाला नियंत्रण क्षमता की बात है, ज्वाला नियंत्रण दैत्य मार्शल सोल उसे हासिल नहीं कर सका। लेकिन अगर उसने जो तलवार प्रकार का मार्शल सोल जागृत किया है वो अग्नि विशेषता वाला है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं समझ गया। हॉल मास्टर चेतक के चेहरे पर समझदारी के भाव दिखे। उस बच्चे की दो मार्शल सोल है, जिनमें से एक बेकार मार्शल सोल है, फ्लेम कंट्रोल बीस्ट। दूसरा अग्निगुण वाली तलवार प्रकार की मार्शल आत्मा है। और अग्नि तत्व से युक्त तलवार प्रकार की ये मार्शल सोल वाकई आश्चर्यजनक है। ये बच्चा, जो आमतौर पर ज्वाला नियंत्रण जानवर नामक बेकार मार्शल सोल के वेश में रहता है, वास्तव में उसकी साधना का मार्ग पूरी तरह से इस तलवार प्रकार के मार्शल सोल द्वारा विकसित किया गया था। सही, हॉल मास्टर शूरा ने उत्तर दिया। देवांश की मार्शल आत्माओं में से एक ज्वाला नियंत्रण पशु है। ये निसंदेह सच है। देवा की मार्शल आत्मा की बात करें तो ये एक अज्ञात राक्षस है। स्पष्ट रूप से ये अग्नि विशेषता वाली तलवार प्रकार की मार्शल आत्मा नहीं है। स्वाभाविक रूप से हमारा पिछला अनुमान पूरी तरह गलत था। हॉल मास्टर चेतक ने जोर देकर कहा, लेकिन वो तथाकथित अग्नि विशेषता वाली तलवार प्रकार की मार्शल आत्मा तो बस उन दोनों हॉल मास्टर्स का अनुमान थी। हो सकता है कि उस बच्चे की दो मार्शल आत्माएं ज्वाला नियंत्रण जानवर और वो अज्ञात राक्षस हों। ये असंभव है। दोनों हॉल मास्टर्स ने एक साथ कहा, दुनिया में सब कुछ स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का पालन करता है। स्वर्ग को चुनौती देने वाली दोहरी मार्शल आत्माओं का जन्म भी स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के आधार पर ही हो सकता है। दोहरी मार्शल आत्माओं का एक सबसे बुनियादी नियम है, एक ही गुण और एक ही प्रकार की मार्शल आत्माओं को जागृत करना असंभव है। देवांश ने ज्वाला नियंत्रण पशु की मार्शल आत्मा को जागृत कर लिया है। हालांकि ज्वाला नियंत्रण पशु कमजोर है, ये अग्नि विशेषता वाली पशु प्रकार की मार्शल आत्मा है। इसलिए देवांश के लिए किसी अन्य अग्नि विशेषता वाले पशु प्रकार के मार्शल सोल को जागृत करना असंभव है। अन्यथा जागृति के बाद दोनों मार्शल आत्माएं स्वतः ही विलीन हो जाएंगी और अलग अलग प्रकट नहीं होंगी। हॉल मास्टर चेतक ने कुछ देर सोचा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर देवांश और देवा एक ही व्यक्ति है, तब ज्वाला नियंत्रण जानवर की मार्शल आत्मा और उस अज्ञात अग्निगुण वाले राक्षस की मार्शल आत्मा सीधे तौर पर आपस में विलीन हो जाएंगी और एक साथ प्रकट होना संभव नहीं होगा। सही, हॉल मास्टर शूरा ने सिर हिलाया। इसीलिए हमारा पिछला अनुमान था कि देवांश की दूसरी मार्शल सोल अग्निगुण वाली तलवार प्रकार की मार्शल सोल थी। चूंकि ज्वाला नियंत्रण जानवर की मार्शल आत्मा पहले से ही मौजूद है, इसलिए देवांश के लिए उसी प्रकार की अग्नि विशेषता वाले राक्षस की मार्शल आत्मा को जागृत करना असंभव है। चूंकि देवांश एक शक्तिशाली अग्नि विशेषता वाला राक्षस मार्शल सोल है, इसलिए वो देवांश नहीं हो सकता। हॉल मास्टर शूरा के बोलने के बाद उनके बगल में बैठे हॉल मास्टर फेंगशा ने भी आह भरी। इस बार हम दोनों से गलती हो गई। अच्छा हुआ कि तुम दोनों, चेतक, ने देवांश को गिरफ्तार नहीं किया, वरना अगर हमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया होता तो हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। हॉल मास्टर फेंगशा ने सिर हिलाया। अंततः हमने अपना अधिकांश ध्यान देवांश पर ही केंद्रित किया, लेकिन हमने देवांश के बारे में मिली जानकारी की पूरी तरह से जांच नहीं की। नहीं तो हम इतनी बड़ी गलती नहीं करते। भूल जाओ। हॉल मास्टर शूरा ने सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अन्यथा अगर देवांश और देवांश एक ही व्यक्ति होते, अगर इस दुनिया में सचमुच ऐसा कोई भयानक राक्षस मौजूद होता, तो ये बूढ़ा आदमी उसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं करता। बिल्कुल, हॉल मास्टर फेंगशा मुस्कुराए। देवांश पहले से ही काफी असाधारण और संतोषजनक है। अगर उसके पास उस स्तर की भयानक ज्वाला नियंत्रण क्षमता भी होती, तो ये बेहद भयावह होता। मुझे डर है कि प्राचीन काल में भी आपको ऐसा भयानक राक्षस नहीं मिलता। लेकिन जुड़वा बच्चे, वो भी ठीक है। हॉल मास्टर शूरा ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी
कि देवांश और देवांश को सचमुच जुड़वा के रूप में जाना जाएगा। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। हॉल मास्टर फेंगशा मुस्कुराए। शायद ये हमारे फेंगशा और शूरा हॉल के साथ साथ मॉन्स्टर हंटिंग, मेडिसिन मास्टर और फ्लेम हॉल के लिए भी एक अवसर है। जब भविष्य में जुड़वा बच्चे पांचों हॉल के उत्तराधिकारी बनेंगे तो हमारे पांचों हॉल के बीच संबंध निश्चित रूप से सहज हो जाएंगे और यहां तक कि सुधर भी जाएंगे। अरे रुकिए, हॉल मास्टर फेंगशा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई। मैंने सुना है कि जब मॉन्स्टर हंटिंग हॉल के उन 3 बूढ़े लोगों ने देवा को कमान सौंपने की कोशिश की तो वो बच्चा देवा तुरंत ही शत्रुतापूर्ण हो गया और वहां से चला गया। अभी ये निश्चित नहीं है कि देवांश पदभार संभालने के लिए सहमत होंगी या नहीं। हॉल मास्टर शूरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सच्चे प्रतिभाशाली लोगों में अपना अपना स्वाभिमान होता ही है। बस उसे कह दो कि वो पदभार संभाल ले और वो पदभार संभाल लेगा। बस उसे कह दो कि वो मुखिया बन जाए और वो मुखिया बन जाएगा। ये तीनों बेवकूफ। अध्याय 1719। असुर हॉल के मास्टर ने अपना सिर हिलाया। भले ही पर्पल फ्लेम वाला देवा कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, आखिरकार वो अभी भी एक युवा ही है। जितना ज्यादा वो तीनों बेवकूफ उसे उकसाएंगे, उतना ही ज्यादा वो विरोध करेगा। विंड ब्रेक हॉल के मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सौभाग्य से हमने इसका अनुमान लगा लिया था। बिल्कुल, असुर हॉल मास्टर ने हंसते हुए कहा, हॉल मास्टर टोकन केवल मुख्य हॉल के अगले उत्तराधिकारी को ही मिल सकता है। हमने उसे टोकन सीधे दे दिया, जबकि वो शरारती बच्चा हॉल के नियमों से अनजान था। जब वो भविष्य में सीधे सत्ता संभालेगा तो वो बिगड़े लड़का चाहकर भी मना नहीं कर पाएगा, इसलिए इतनी परेशानी नहीं होगी। हालांकि असुर हॉल के गुरु मुस्कुराए। भले ही वे तीनों बूढ़े मूर्ख हों, लेकिन वे बैंगनी ज्वाला वाले देवा जैसे असाधारण प्रतिभावान शिष्य को जाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही, विंड ब्रेक हॉल के मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, उत्कृष्टता के मामले में बैंगनी ज्वाला वाला ये देवा उस देवांश नाम के लड़के से किसी भी तरह कमतर नहीं है। ये दोनों बराबर की टक्कर के हैं। जुड़वा सितारे का खिताब इन्हें बिल्कुल सही मिला है। हम देवांश नाम के इस लड़के से बेहद संतुष्ट हैं। इसलिए वे तीनों बुजुर्ग निश्चित रूप से पर्पल फ्लेम वाले इस विलक्षण प्रतिभावान यीशाओं को जाने नहीं देंगे। असुर हॉल के मास्टर के होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी। बैंगनी ज्वाला वाले देवा को पदभार संभालने के लिए राजी किया जा सकता है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे तीनों बुजुर्ग क्या निर्णय लेते हैं। ये समय एक अवसर है। विंड ब्रेक हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। कैसा अवसर? उनके बगल में बैठे चेन फेंग हॉल के मास्टर पूरी तरह से अचंभित होकर सुन रहे थे। दोनों हॉल मास्टर्स मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। दूसरी ओर कई दिनों तक पूरी गति से उड़ान भरने के बाद देवांश पहले ही स्वर्गीय उत्पत्ति क्षेत्र में पहुंच चुका था। हेवनली ओरिजिन एकेडमी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और इन कुछ दिनों के दौरान वो न तो मॉन्स्टर हंटिंग क्षेत्र में और न ही विंड ब्रेक क्षेत्र में घटी घटनाओं से अनजान था। उन्हें हॉल मास्टर्स के बीच हुई बातचीत के बारे में भी पता नहीं था। अगर उसे पता होता, वो शायद खूब हंस रहा होता। मॉन्स्टर हंटिंग हॉल के तीनों हॉल मास्टर्स आदि के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि असुर और विंड ब्रेक हॉल मास्टर्स के अनुमान स्पष्ट रूप से गलत थे। कभी कभी लोग ऐसे ही होते हैं। एक बार संदेह का बीज बो दिया जाए तो वो संदेह बेतहाशा बढ़ता ही जाता है। बात यहां तक भी पहुंच सकती है कि वे अपने संदेहों के लिए खुद ही कारण ढूंढने लगे। उस समय पूर्वी क्षेत्र में बहुत से लोगों को संदेह था कि देवांश और देवा एक ही व्यक्ति थे, लेकिन एक अग्नि नियंत्रण राक्षस की बदौलत वे सभी संदेह दूर हो गए। इसी वजह से देवांश और देवा दो प्रतिभाशाली प्रतिभाएं जो समान रूप से प्रसिद्ध थी, जिनकी उम्र और रूप रंग कई मायनों में एक जैसे थे, उन्हें जुड़वा सितारे की उपाधि मिली। और यहां मध्य क्षेत्र में दोनों हॉल मास्टर्स के पास
स्पष्ट रूप से अधिक गहरी अंतर्दृष्टि थी और वे कहीं अधिक बुद्धिमान और विचारशील थे। एक अकेला फायर कंट्रोल बीस्ट मार्शल सोल दोनों हॉल मास्टर्स के संदेह को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन किसने सोचा होगा कि वे पशु जैसे हाथ और पशु जैसे पैर वास्तव में देवांश की मदद करेंगे, जिसके कारण इन दोनों हॉल मास्टर्स को अपने ही विचारों का सीधा खंडन करना पड़ा। लेकिन इस बारे में सोचने पर यह बात समझ में आई। उस समय विष वस्त्रधारी के साथ अपनी लड़ाई के दौरान आमने सामने की ऐसी मुठभेड़ में विष वस्त्रधारी ने उसके पशुवत हाथों और पशुवत पैरों को उसकी युद्ध आत्मा का साकार रूप समझ लिया था। स्वाभाविक रूप से दोनों हॉल मास्टर्स ने केवल अपनी बुद्धि के आधार पर विश्लेषण करते हुए उन्हें भी स्वाभाविक रूप से गलत समझा। निसंदेह दोनों हॉल मास्टर्स का दोहरी मार्शल आत्माओं के बारे में अनुमान लगाने में सक्षम होना भी वास्तव में प्रभावशाली था। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि वे दो मार्शल सोल, एक फायर कंट्रोल बीस्ट मार्शल सोल और एक तलवार प्रकार की मार्शल सोल थी। हालांकि अंततः उनका एक अनुमान गलत निकला। वो ये था कि तलवार प्रकार की मार्शल आत्मा में अग्नि गुण बिल्कुल भी नहीं था। उनकी आइस फीनिक्स तलवार एक बर्फ विशेषता वाली तलवार प्रकार की मार्शल सोल थी। जब से देवांश ने अपनी असली पहचान और यी जियाओं की पहचान के बीच अदला-बदली करना शुरू किया, तब से जब भी दोनों पहचानें अलग अलग समय पर सामने आई, उसने हर चीज को त्रुटिहीन तरीके से अंजाम दिया, जिससे कोई सुराग नहीं बचा। इसलिए अगर कोई अनुमान भी लगाता है तो उसे पता चलेगा कि उन अनुमानों में संदेह के अनगिनत बिंदु हैं, और इन अनगिनत संदेहों के बीच जब तक एक भी बिंदु का अनुमान गलत लगाया जाता, तब तक ये गलतियों की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता था। अनुमान लगाने वाले द्वारा दिए गए कारण भी अप्रत्याशित रूप से तार्किक प्रतीत होने लगते थे। बेशक देवांश फिलहाल इन मामलों से अनभिज्ञ है, और एक और बात जो वो नहीं जानता वो ये है कि 5 हॉल मास्टर्स के बीच हुई इन बातचीत के बाद से ट्विन स्टार्स नाम, जो मूल रूप से केवल पूर्वी क्षेत्र में ही प्रसिद्ध था, कुछ ही समय बाद मध्य क्षेत्र में भी ये बात अचानक व्यापक रूप से फैल जाएगी, जिससे पूरा मध्य क्षेत्र सदमे में आ जाएगा। लगभग 10 मिनट बाद हेवनली ओरिजिन अकादमी के अंदर, हां, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। अचानक एक आकृति आकाश में उड़ गई। ओह! अकादमी के अंदर घूम रहे सभी शिष्यों ने आकाश की ओर देखा। ये हेवनली स्वॉर्ड पीक के सीनियर ब्रदर वांग यू है। अरे बाप रे! अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं और उसने फिर से कामयाबी हासिल कर ली है। वो वाकई 12 चोटियों के प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक होने के अपने वादे को पूरा करता है। अगर मुझे सही याद है तो सीनियर ब्रदर वांग यू पहले से ही संत सम्राट क्षेत्र के चौथे स्तर पर है ना? तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा और डांटते हुए बोला, तुम सब यहां क्यों खड़े हो? जल्दी से खेती क्यों नहीं कर रहे हो? जी हां, आप ही सेवक हैं। आसपास के शिष्यों ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और एक एक करके चले गए। हैं, अच्छा, अच्छा। स्टीवर्ड यू ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इन वर्षों में अकादमी के शिष्य और भी अधिक उत्कृष्ट होते जा रहे हैं। संपूर्ण हेवनली ओरिजिन अकादमी शांत होने के साथ साथ जीवंतता से भरपूर प्रतीत हो रही थी। यदि कोई इसे दूर से देखे तो उसे निश्चित रूप से यह दिखाई देगा कि पहाड़ों के बीच स्थित विशाल स्वर्गीय उत्पत्ति अकादमी साल भर बादलों और कोहरे से घिरी रहती है। पहाड़ों के भीतर आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और सुंदर चोटियां थी, विशाल और ऊंची चोटियां थी और खतरनाक पर्वत श्रृंखलाएं थी, जिन्हें मानो दिव्य कुल्हाड़ियों द्वारा तराशा गया हो। यह स्थान वास्तव में नश्वर संसार से परे साधना के लिए एक पवित्र भूमि के समान था। हेवनली ओरिजिन एकेडमी मध्य क्षेत्र की नंबर 1 अकादमी। इसके 10,000 शिष्य थे और 12 चोटियों के भीतर प्रतिभावान लोगों की भरमार थी। यहां से निकलने वाला हर शिष्य अपने दम पर सक्षम था। जो लोग अधिक उत्कृष्ट थे वे किसी क्षेत्र पर प्रभुत्व भी जमा सकते थे।
और 12 चोटियों से उभरे हुए प्रतिभाशाली विलक्षण प्रतिभाएं मध्य क्षेत्र में और भी अधिक प्रसिद्ध थी, जिनकी अन्य लोग प्रशंसा करते थे और उन्हें आदर्श मानते थे। यहां मौजूद बुजुर्गों और वरिष्ठों की बात करें तो उनमें से प्रत्येक के दुनिया भर में शिष्य थे और वे दुनिया भर में आदरणीय और प्रशंसित थे। हेवनली ओरिजिन अकादमी मार्शल आर्ट की ये पवित्र भूमि, जहां मध्य क्षेत्र के सभी हिस्सों से युवा प्रतिभाएं उमड़ती थी और प्रवेश करने का सपना देखती थी, अनगिनत वर्षों से चली आ रही है और 10 लाख वर्षों से मध्य क्षेत्र में गर्व से खड़ी है। यहां किसी ने भी कभी उपद्रव करने या धृष्टता दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। हां, किसी ने हिम्मत नहीं की। किसी को नहीं पता था कि ये नंबर एक अकादमी वास्तव में कितनी अथाह थी या इसकी विरासत कितनी भयावह थी। और नहीं किसी को पता था कि दुनिया भर में सम्मानित और प्रशंसित कितने वरिष्ठ मार्शल आर्ट विशेषज्ञ अकादमी के पहाड़ों के भीतर एकांत में रह रहे थे। बेशक इससे भी कम लोग जानते थे कि इस विशालकाय संस्था ने अनगिनत वर्षों में कितने ऐसे शक्तिशाली व्यक्तित्वों को जन्म दिया था, जिन्होंने क्षेत्रों पर अपना दबदबा बनाया और मध्य क्षेत्र को चौंका दिया। और इन शक्तिशाली संस्थाओं ने कितनी कितनी ताकतें स्थापित कर ली थी। यहां अध्ययन कर रहे युवा प्रतिभाशाली छात्रों के पीछे भी शक्तिशाली ताकतें खड़ी थी। अगर कोई इस विशालकाय सत्ता को जरा सा भी परेशान कर दे तो कोई नहीं जानता कि कितनी शक्तियां प्रभावित होंगी या कितना बवाल मच जाएगा। शायद एक पत्थर से हजारों लहरें उठना इस स्थिति का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हेवनली ओरिजिन अकादमी द्वारा पैर पटकने और पूरे मध्य क्षेत्र के 3 बार कांपने का वर्णन किसी भी तरह से अतिशयोक्ति नहीं था। लेकिन आज अचानक एक विनाशकारी विस्फोट से इस विशालकाय संरचना की शांति पूरी तरह से भंग हो गई। पर्वत के द्वार पर अकादमी का वो विशाल द्वार, जिसे सभी लोग पूछते थे, जिसकी ओर केवल सम्मानपूर्वक देखा जाता था, जो सोने से जड़ा हुआ था, एकांत और अभेद्य था, आज अचानक चकनाचूर हो गया। एक उदासीन भाव वाला व्यक्ति, जिसके हाथ में आग की एक छोटी सी लौ थी, धीरे धीरे अंदर आया। मेरी हेवनली ओरिजिन अकादमी में आकर धृष्टता दिखाने की हिम्मत कौन करता है? स्वाश स्वाश। गेट कीपिंग अकादमी के कई शिष्य उछलकर बाहर आ गए। एक तरफ हट जाओ, मैं किसी को लेने आया हूं। काम खत्म होने के बाद मैं चला जाऊंगा, उस आकृति ने उदासीनता से कहा। बूम! अगले ही क्षण एक अद्भुत अनुभूति ने तुरंत ही संपूर्ण हेवनली ओरिजिन अकादमी को घेर लिया। यहां तक कि पहाड़ों के भीतर, यहां तक कि चोटियों पर भी, दसियों हजार मील के दायरे में और आकाश में दसियों हजार मीटर की ऊंचाई तक की हर चीज उसकी दृष्टि के दायरे में तुरंत आ जाती थी। ये तो बहुत ही भयानक अनुभूति है। अकादमी की चोटियों पर पालथी मारकर आंखें बंद करके बैठे बूढ़े लोगों ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। स्विश स्विश स्विश। अत्यंत प्रभावशाली आभाओं से युक्त आकृतियां आकाश में प्रकट हुई। कौन से सम्मानित अतिथि ने मेरी हेवनली ओरिजिन अकादमी में अपनी उपस्थिति से शोभा बढ़ाई है? उनके आने से पहले ही गुस्से भरी चीखें सुनाई देने लगी थी। मॉन्स्टर हंटर, देवा। उस उदासीन व्यक्ति ने बस कुछ ही शब्द कहे। आग की प्रचंड लहरें पल भर में आसपास के इलाके में फैल गई। अध्याय 1720। आग की वो प्रचंड लहर जो चारों ओर फैल गई, उसमें कोई दिखावटी चाल नहीं थी। ये बस झुलसा देने वाली गर्मी का एक जबरदस्त सैलाब था। द्वार की रखवाली कर रहे शिष्य, जो उस क्षेत्र को घेरे हुए थे, टक्कर के जोरदार प्रभाव से तुरंत हवा में उड़ गए और दूर से और बहुत ऊपर से हवा को चीरते हुए प्रकट होने वाली शक्तिशाली आभा वाली आकृतियों ने तुरंत अपने भाव बदल दिए। भीषण गर्मी के बीच वे सभी नीचे उतरे। वे सभी बूढ़े आदमी थे। कई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपनी आकृतियां प्रकट की और तुरंत द्वारपाल शिष्यों को पकड़ लिया, जो हवा में उड़ गए थे। क्या ये तियान कैंग पर्वत शिखर के शक्तिशाली बुजुर्ग हैं?
द्वारपाल शिष्यों ने नवागंतुकों को पहचान लिया। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। वूश! भीषण गर्मी की प्रचंड धारा जितनी तेजी से प्रकट हुई, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। 1 दर्जन से अधिक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी आकृति दिखाते हुए सीधे देवांश के सामने आ पहुंचे। लगभग 1 दर्जन लोग देवांश को घूर रहे थे। लगभग तुरंत ही वे समझ गए कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति बूढ़ा नहीं था, बल्कि वास्तव में बहुत जवान था। उनकी अकादमी के शिष्यों से बहुत ज्यादा उम्र का नहीं था। हालांकि उस व्यक्ति ने मास्क पहन रखा था और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी चमकदार आंखें बहुत ठंडी थी। इतनी कम उम्र में इतनी असाधारण साधना क्षमता होना वाकई उल्लेखनीय है। वो भीषण गर्मी की लहर, महज एक मामूली हरकत, फिर भी उसमें इतनी आश्चर्यजनक शक्ति निहित है। मध्य क्षेत्र में नजर डाले तो इतनी कम उम्र में इतनी जबरदस्त अग्नि नियंत्रण क्षमता रखने वाला कोई व्यक्ति मेरे ख्याल से केवल वही प्रसिद्ध बैंगनी ज्वाला देवा ही हो सकता है। क्या मैं सही हूं? उप हॉल मास्टर देवा, लगभग 1 दर्जन बुजुर्गों के बीच नेता ने अपने हाथों को जोड़कर गहरी आवाज में कहा। प्रमुख बुजुर्ग व्यक्ति ने सफेद चोगा पहना हुआ था। सफेद चोगा पूरी तरह से बेदाग सफेद तो नहीं था, लेकिन बहुत साफ था। गौर से देखने पर पता चला कि बूढ़े आदमी के हाथ और पैर नंगे थे और उसने पैरों में केवल हल्के भूरे रंग के कपड़े के जूते पहन रखे थे। बूढ़े आदमी के सिर को दोबारा देखने पर सफेद बालों का एक गुच्छा उसके कंधों तक फैला हुआ था, जिसमें न तो कोई हेयरपिन थी और न ही कोई बंधन, लेकिन यह बिल्कुल भी अस्त व्यस्त नहीं लग रहा था, बल्कि यह समग्र रूप से स्वच्छता और कुशलता का एहसास करा रहा था। हाँ, वो बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल अमर तो नहीं था, लेकिन उसकी सादगी और दक्षता की झलक ने लोगों को और भी गंभीर बना दिया। इस समय बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथों को जोड़कर अपने साथियों के बीच अभिवादन कर रहा था। ज्वाला ड्रैगन महाद्वीप पर शक्ति सर्वोपरि है। उम्र जैसे अन्य मामले महज सतही है। स्पष्टतः उस बूढ़े व्यक्ति ने देवांश को अपने ही बराबर शक्ति के स्तर पर रखा था, और वास्तव में बूढ़े व्यक्ति ने भीषण गर्मी और युवक के पहनावे को देखकर नए आने वाले की पहचान का लगभग अनुमान लगा लिया था। इसके अलावा जब देवांश वहां पहुंचा तो उसने पहले ही घोषणा कर दी थी, राक्षस शिकारी यी जियाओ। मध्य क्षेत्र में देवा नाम का कोई व्यक्ति जिसके पास अग्नि को नियंत्रित करने की इतनी अद्भुत क्षमता और शक्ति हो, वो केवल बैंगनी ज्वाला वाला देवा ही हो सकता है। स्वाभाविक रूप से बूढ़े व्यक्ति ने सीधे देवांश का नाम लिया। इस समय बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथों को जोड़कर उन्हें वाइस हॉल मास्टर देवा कहकर संबोधित किया, लेकिन उन्होंने वाइस हॉल मास्टर शब्दों पर कुछ अधिक जोर दिया। उसके पीछे खड़े साधारण बूढ़े लोगों के समूह ने तुरंत ठंडे भाव दिखाए। पर्पल फ्लेम देवा, हमने आपका महान नाम सुना है। प्रमुख क्षेत्रों में तांडव मचाते हुए, दुष्ट साधकों की शाखाओं का सफाया करते हुए, अनगिनत दुष्ट साधकों को मारते हुए आपने अपार पुण्य अर्जित किया और एक समय के लिए प्रसिद्ध हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी तियान कैंग अकादमी में आकर मनमानी कर सकते हैं। क्या मैं उद्दंड व्यवहार करूं? देवांश का लहजा उदासीन था। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। देवांश ने जो कहा वो ये नहीं था कि मैं यहां मनमानी करने नहीं आया हूं, बल्कि ये था कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसका अर्थ स्वतः स्पष्ट था। लगभग 1 दर्जन बूढ़े लोगों के चेहरे तुरंत गुस्से से भर उठे और वे फटकार लगाने ही वाले थे। देवांश ने ठंडे लहजे में बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं यहां सिर्फ किसी को लेने आया हूं। उन्हें ले जाने के बाद मैं चला जाऊंगा। किसी को ले जाना है? किसे? सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने शांत भाव से पूछा। मुरली, देवांश ने उत्तर दिया। मुरली? कौन सा मुरली? सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, मेरी तियान कैंग अकादमी में 1000 से अधिक वरिष्ठ और भिक्षु और 1 लाख से अधिक शिष्य हैं।
मुझे नहीं पता कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा, चूंकि आप वाइस हॉल मास्टर देवा हैं, इसलिए आप मॉन्स्टर हंटिंग हॉल, फ्लेम हॉल और मेडिसिन सॉवरेन हॉल के सदस्य हैं। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हॉल के नियम क्या है। मेरी तियान कैंग अकादमी में कोई राक्षस नहीं है, कोई दुष्ट साधक नहीं है, और वांछित अपराधियों की बात करें तो यदि कोई है तो हमें भी पता होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि वाइस हॉल मास्टर देवा का मेरी तियान कैंग अकादमी में आने का क्या इरादा है। अगर तुम कहते हो कि किसी को ले जाने आए हो। हे, सफेद वस्त्रधारी बूढ़े ने अचानक व्यंग्य करते हुए कहा, तुमने मेरी तियान कैंग अकादमी का द्वार पूरी तरह से तोड़ दिया है। क्या तुम लोगों को इसी तरह ले जाते हो? सफेद वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति का हर शब्द तीखा था। उसका लहजा आक्रामक था। देवांश की आंखें अपरिवर्तित रहीं, अभी भी ठंडी और रहस्यमयी थी। हुआ किंगई, क्या तुम्हें हॉल के नियम याद है? देवांश ने उदासीनता से कुछ शब्द कहे। सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति हुआ किंगई, जिनका चेहरा पहले शांत था, अचानक बदल गया। देवांश ने ठंडे स्वर में कहा, हुआ किंगई, ज्वाला हॉल के मुख्य हॉल के उप हॉल मास्टर, अद्वितीय ज्वालाओं में से एक, शुद्ध शून्य श्वेत ज्वाला के स्वामी हैं। आप जो भी मिशन हाथ में लेते हैं उसे जबरदस्त बल और हिंसक तरीके से अंजाम दिया जाता है। पीछा किए जाने वालों को कारण चाहे जो भी हो, या तो मृत या अपंग छोड़ दिया जाता है। राक्षसों के मिशन में अक्सर जंगलों को जलाना शामिल होता है, जिसमें भीतर प्रशिक्षण ले रहे साधकों या विभिन्न पक्षों के मार्शल आर्टिस्टों की अनदेखी की जाती है। दुष्ट साधकों की बात करें तो आपने उनमें से बहुतों को नहीं मारा है, लेकिन हर बार जब आप उनका पीछा करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक असंतोष और उथल पुथल पैदा करते हैं। 33 साल पहले आप रहस्यमय तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। बाद में पता चला कि आप तियान कैंग अकादमी में थे, लेकिन आपने फ्लेम हॉल के मामलों से कोई संबंध नहीं रखा। आपने फ्लेम हॉल के किसी भी मिशन को स्वीकार नहीं किया है। आपने हर कुछ वर्षों में मेन हॉल की रिपोर्टों को नजरअंदाज किया है। तुम। देवांश रुका, उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हॉल के नियमों के बारे में बात करने की? तुम्हें इतनी स्पष्ट जानकारी कैसे हो गई? सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति हुआ किंगई का शांत चेहरा एकदम विकृत हो गया था। देवांश ने उसकी बात अनसुनी कर ठंडे लहजे में कहा, तियान कांग अकादमी में वास्तव में कोई राक्षस, दुष्ट साधक या वांछित अपराधी नहीं है। लेकिन किसने कहा कि मैं यहां कोई मिशन पूरा करने आया हूं? हुआ किंगे ने ताना मारते हुए कहा, तो तुम बिना किसी कारण के मेरी तियान कैंग अकादमी में प्रवेश कर रहे हो? इसके अलावा क्या आपके पास मुख्य हॉल से वारंट है? यदि नहीं, तो आप किसी को लेने यहां क्यों आए हैं? और आप तियान कैंग अकादमी में इस तरह की धृष्टता क्यों कर रहे हैं? यद्यपि मैं हुआ किंगई दशकों से ज्वाला हॉल के मुख्य हॉल में नहीं लौटी हूं, फिर भी मेरे मित्र वहां मौजूद है। यदि मैं वापस जाकर आपकी शिकायत करूं तो मुझे डर है कि उत्तराधिकारी के रूप में आपका पद, जिसकी घोषणा अभी अभी हुई है, सुरक्षित नहीं रह जाएगा। हे, देवांश ने उदासीनता से मुस्कुराया। यह पहली बार था जब वो मुस्कुराया था, लेकिन ये एक बेहद ठंडी मुस्कान थी। हुआ किंगई, क्या तुम मेरे साथ शब्दों का खेल खेलने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यी को किसी को ले जाने के लिए वारंट की जरूरत है? देवांश की आंखें अचानक ठंडी हो गई। अगर मेरे छोटे भाई का आपकी तियान कैंग अकादमी के भिक्षुओं से कोई संबंध न होता, तो क्या आपको लगता है कि मैं यहां आपके साथ शब्दों का समय बर्बाद कर रहा होता? अगर मेरा छोटा भाई किसी भावना से बंधा न होता, तो आज मैं तुम्हारी तियान कैंग अकादमी का द्वार नहीं, बल्कि बादलों को भेदने वाली तियान कैंग पर्वत चोटी को उड़ा देता। बूम! जैसे ही देवांश की आवाज बंद हुई, भयानक लपटें तुरंत संघनित हो गई। विस्मयकारी आभा और प्रचंड अग्नि तरंग पहले से भी अधिक तीव्र थी। जहां जहां आग की लहर गुजरी, वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगा और जमीन जलकर काली हो गई, मानो भुनी हुई हो।
तुम हुआ किंग गई और उसके पीछे खड़े लगभग 1 दर्जन बुजुर्गों के चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। तियान कैंग पर्वत शिखर उनकी तियान कैंग अकादमी का सबसे ऊंचा शिखर है और साथ ही अकादमी का निषिद्ध क्षेत्र भी है, जहां शक्तिशाली बुजुर्ग एकांत में साधना करते हैं। देवांश के शब्दों का अर्थ स्वतः स्पष्ट था और उन भयानक लपटों में समाहित आभा से संकेत मिलता था कि उसे और अधिक शब्द बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उन्होंने उस व्यक्ति को नहीं सौंपा तो वे लड़ाई करेंगे।